हमारे चैप्टर नंबर 4 का नाम है ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली आज की डेट में जो ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है सेल और परचेज का सिस्टम, वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। तो हर सीए स्टूडेंट्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस हो रहा है एक्चुअली वो कैसे होता है। क्यों हमारे लिए ये जरूरी है जानना? क्योंकि कल को जाके आपने अकाउंटिंग करनी है या आपने ऑडिटिंग करनी है या उसका टैक्सेशन पार्ट देखना है, तो वो इंटायरली डिफरेंट होगा अगर कहीं पर वही बिजनेस जो है वो मैन्युअली किया जाता है, मींस सेल परचेज जो है वो फिजिकली की जाती है। तो ये सारे काम करना अलग ढंग से करते हैं, लेकिन यही काम अगर हम इलेक्ट्रॉनिक अपना बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं तो इन कामों को करने का ढंग भी चेंज हो जाता है। देखो, मैं ऑडिटिंग कैसे करूंगी किसी भी वर्चुअल वर्ल्ड का, मींस जो सेल परचेज उस शॉप की हो रही है, वो कोई फिजिकल आके क्लाइंट जो है हमारे पास कस्टमर नहीं आता, वो अपने प्लेस से बैठा बैठा मुझे ऑर्डर प्लेस करता है और मैंने जिन रिटेलर से कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं वो उनको प्रोडक्ट भेज देता है, या तो अपने एंड से डायरेक्टली भेज देता है या मेरी जो लॉजिस्टिक सिस्टम जो होगा वो ई कॉमर्स वालों का अपना होगा, या उनके लॉजिस्टिक सिस्टम को यूज करके वो प्रोडक्ट को कस्टमर को डिलीवर कर देता है। अल्टीमेटली जब मैं ऐसी जो वर्ड है, ऐसा कॉमर्स है, कॉमर्स मतलब कॉमर्स क्या होता है? सेल और परचेज ऑफ गुड्स मैम एंड आपकी सर्विसेज। आवाज बहुत धीरे आ रही है। धीरे आ रही है? 2 मिनट। चलिए ठीक है। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स होता है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज की सेल परचेज को हम कॉमर्स बोलते हैं। अगर मैं गुड्स और सर्विसेज को कैसे सेल परचेज करूं? मैं इलेक्ट्रॉनिकली सेल परचेज करूं। जब मैं इलेक्ट्रॉनिकली करती हूं तब मैं उसको किसका नाम दे देती हूं? ई कॉमर्स का। तो आप बोलोगे मैम ई कॉमर्स तो इलेक्ट्रॉनिकली आप सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हो, फिर एम कॉमर्स क्या होता है? एम कॉमर्स जैसे अभी मैं जो अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, मैं अपनी सर्विसेज सेल कर रही हूँ आपको, मैं ई कॉमर्स कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिकली ही तो सेल कर रही हूँ। एम कॉमर्स क्या होता है? एम कॉमर्स का मतलब होता है कि जब आप किसी ऐप के थ्रू उन सर्विसेज को अवेल करते हो, मींस आप जो उन सर्विसेज को अवेल करते हो वो आप ऑन द वे भी कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो किसी ऐसी डिवाइस पे इंस्टॉल है जो कि आप चलते फिरते भी यूज कर सकते हो। इट मींस मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप वो वाली सर्विसेज अपने मोबाइल के थ्रू एक्सेस करते हो, राइट, तो उस टाइम उस कॉमर्स को क्या देते हैं? एम कॉमर्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ओला ऐप। ओला जो है आप कहीं से भी बुक कर सकते हो, उनकी सर्विसेज कहीं से भी ले सकते हो। आप क्या करते हो? आप अपने मोबाइल में उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हो और उनकी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो। तो आज की डेट में जितने भी बिजनेसमैन हैं, जब जितने भी बिजनेसेस स्टार्ट हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी वेबसाइट तो बनाते ही बनाते हैं, क्योंकि वेबसाइट जो है वो मोस्टली हम अपने डेस्कटॉप या कह लो एक प्लेस पर बैठ के वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। तो वेबसाइट के थ्रू जब हम किसी भी कंपनी की साइट को एक्सेस करके उनसे कुछ बाय करते हैं या कुछ सेल किया जाता है, तो उसको जनरली हम ई कॉमर्स की कैटेगरी में ले आते हैं। लेकिन आज की डेट में जितने भी बिजनेसेस स्टार्ट हुए हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली सेल परचेज करते हैं गुड्स, उन्होंने वेबसाइट के साथ साथ क्या बना दी है? ऐप। ऐप से क्या होता है? ऐप अपने मोबाइल में आप क्या कर लेते हो? डाउनलोड कर लेते हो, और उस ऐप के थ्रू आप चलते फिरते कभी भी, फ्लिपकार्ट की ऐप है, अमेजोन की ऐप है और ओला की ऐप है, आपके जो बैंक्स हैं उनकी ऐप है। ऐप के थ्रू जितने भी लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली अपनी गुड्स की या सर्विसेज की सेल परचेज करते हैं, वो मोबाइल कॉमर्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐप आने से कौन सी कॉमर्स प्रमोट हो रही है? एम कॉमर्स। मीन्स आप अपने ऑन द वे आप कोई भी सर्विसेज को या गुड्स को अवेल कर सकते हो। तो ई मैम कॉमर्स और हाँ हाँ बोलो। एम कॉमर्स सिर्फ मोबाइल ऐप पे ही हो सकती है यूज? हाँ, एम कॉमर्स का मतलब है मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन्स आप जो भी गुड्स या सर्विस ले रहे हो, अगर देखो
आप अगर मुझे सुनते हो अपने डेस्कटॉप पर बैठ के, वेबसाइट के थ्रू आप लेक्चर सुन सकते हो, मेरा ऐप नहीं है, ठीक है, डेस्कटॉप पे एक जगह पर बैठ के सुनते हो, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। आज से पहले मीन्स अगर मैं 4 to 5 years बैक चली जाऊं तो ई कॉमर्स ही होता था। आप क्या करते थे, कंपनी की वेबसाइट खोलते थे, वहां पर बैठ के ही आप गुड्स को जो है वो बाय कर सकते थे, अमेजोन की साइट को एक्सेस कर सकते थे। लेकिन आज की डेट पे क्या है, पहले जो आप ध्यान देना, जो साइट होती है ना, उसके दो टाइप की साइट होती है। एक साइट होती है जो सिर्फ जो है वो डेस्कटॉप पे ही खुल सकती है। आप कभी साइट खोलो ना तो वो कहता है ना कि आप इसका मोबाइल वर्जन खोलो। आप सीए इंस्टीट्यूट की साइट खोलो, सीए इंस्टीट्यूट का वो आप वो चेक करो, अपना रिजल्ट चेक करो, मोबाइल पे चेक नहीं होगा। आप किस पे कर सकते हो, आप सिर्फ लैपटॉप पे, मीन्स उनकी साइट पूरी जो है वो मोबाइल पे नहीं खुलती। तो मोबाइल पर अगर वो अपनी साइट को या ऐप को ऐसे डेवलप करते हैं कि हम मोबाइल पर भी उसको ओपन कर सकते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एम कॉमर्स को प्रमोट कर रहे हैं। मीन्स चलते फिरते मैं कहीं पर भी उसको एक्सेस, बेटा हर टाइम मैं अपना लैपटॉप थोड़ी साथ में लेके चलूंगी, अपना मोबाइल तो मेरा हमेशा साथ में होगा, ठीक है। मैं लैपटॉप खोल के फ्लिपकार्ट की साइट को खोलूं, फिर अपने प्रोडक्ट की जो है, जो भी मुझे बाय करना है उसका ऑर्डर प्लेस करूं। अब क्या है, फ्लिपकार्ट ने क्या बना दिया, ऐप बना दिया। अब ऐप से क्या होता है, आप क्या करते हो, आप मेट्रो में बैठते हो ना तो देखते रहते हो, यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये अच्छा है, तो उस टाइम आप बाय कर लेते हो ना, चलते फिरते भी बाय कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड एम कॉमर्स, उसको एम कॉमर्स कहते हैं। मीन्स आप ऑन द वे भी उनकी साइट के सर्विसेज को ले सकते हो, उसको हम एम हाँ कॉमर्स कहते हैं। बोलो। मैम, लेकिन लिंक पे भी तो खोल सकते हैं ना हम, मतलब ऑनलाइन इंटरनेट पे भी तो खोल सकते हैं। हाँ हाँ, इंटरनेट पे खोल सकते हैं। मैंने आपको ये बोला कि अगर किसी की कंपनी की सिर्फ साइट है, ऐप नहीं है, राइट, और वो साइट उन्होंने ऐसे डेवलप की है कि वो मोबाइल पर नहीं ओपन हो सकती। मोबाइल पे सारी साइट्स नहीं खुलती प्रॉपरली, कुछ साइट्स ऐसी होती है जो प्रॉपर खुलती नहीं है मोबाइल पर। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, तो दिया, आपकी सीए की साइट है, अब सीए की साइट पे जाकर रजिस्टर करो, मोबाइल के थ्रू नहीं रजिस्टर होगा, आपको लैपटॉप के थ्रू ही करना पड़ेगा या डेस्कटॉप के थ्रू ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तो वो साइट जो है सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए कंपैटिबल है, तो मीन्स वो वाले एम कॉमर्स में नहीं है, वो जो कंपनी है वो एम कॉमर्स में नहीं है। एम कॉमर्स क्यों ज्यादा डेवलप हो रहा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जो भी कंपनी की साइट है या जो भी कंपनी की ऐप है, हम चलते फिरते कहीं भी ओपन कर लें। देखो फ्लिपकार्ट की साइट खोलोगे तो वहां पर ऑर्डर प्लेस करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट ऐप खोलोगे तो सारी चीजें आपको ना एक सीक्वेंस में नजर आती है, और हर चीज मोबाइल में एक प्रॉपरली आपको दिखाई देती है। तो दैट इज कॉल्ड, मीन्स एप्स बनाना वो मोबाइल कॉमर्स को प्रमोट करता है। वो ये चाहते हैं कि आप कहीं पर भी बैठे हो, एक छोटा सा मोबाइल है, आप कहीं पर भी हमारी ऐप को ओपन करके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो एम कॉमर्स कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो वही इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं। एम कॉमर्स में सिर्फ एप्स आती है और ई कॉमर्स में आपकी वेबसाइट्स आ जाती है। अगर आप एक प्लेस पर बैठे बैठे आप किसी भी बिजनेस की साइट को एक्सेस कर रहे हो तो इट मीन्स ई कॉमर्स कर रहे हो। अगर आप मोबाइल्स के थ्रू कर रहे हो, मोबाइल के थ्रू कर रहे हो, तो मीन्स एम कॉमर्स, यही डिफरेंस है, इससे ज्यादा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। तो देखो, एम कॉमर्स है, एम कॉमर्स में एप्स आ जाती है बस। आपको एप्स प्ले स्टोर से एप्स डाउनलोड करोगे, आप जो है सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप है, ठीक है। व्हाट्सएप जो है वो तो चलो एक कम्युनिकेशन का है, वो अपनी सर्विसेज देते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप एक ऐप है, उसको डेस्कटॉप पर नहीं, आप इसी पे ही आप क्या करते हो, अपने मोबाइल पे ही इंस्टॉल करते हो। तो इट मीन्स कि आप ये बस ये दोनों में डिफरेंस ये जानना है कि अगर आप एक प्लेस पर बैठे बैठे आप कोई भी गुड्स को बाय और सेल कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिकली होगा, दोनों में इलेक्ट्रॉनिकली तो ई कॉमर्स होगा। अगर चलते फिरते उनको सेल परचेज कर रहे हो तो एम कॉमर्स होगा। डिफरेंस तो कोई नहीं है। आज की डेट में प्रमोट क्या किया जा रहा है, एम कॉमर्स। इसलिए बैंक्स भी क्या क्या कर रहे हैं, अपनी एप्स लॉन्च कर रहे हैं। सारी कंपनी आज की डेट में, आई थिंक कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जो अपनी एप्स नहीं बना रही, सारी कंपनी अपनी एप्स बनाई है। जैसे प्रयास है, प्रयास ने भी अपनी ऐप बनाई है कि आप हमारे लेक्चर जो है, अगर आप मेट्रो में भी जा रहे हो, ट्रेन में भी बैठे हो, तो आप उनको सुन सकते हो, इजिली सुन सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड एम कॉमर्स, उसको हम एम कॉमर्स कहते हैं।
तो इस चैप्टर में एग्जैक्टली आपको क्या आएगा, मैं आपको कंप्लीट ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के रिगार्डिंग बताऊंगी कि क्या क्या होता है, कैसा आर्किटेक्चर होता है इसका। आर्किटेक्चर समझते हो? आर्किटेक्चर मींस उसका बैक एंड पे डिजाइन कैसा है। ठीक है, जैसे आप किसी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर अगर देखते हो, आर्किटेक्चर मतलब वो कैसे बनी हुई है, तो दैट इज कॉल्ड उसका आर्किटेक्चर। तो आपका घर का आर्किटेक्चर कोई बनाता है, जैसे अंबानी का घर देखा होगा आपने, एंटीला, उसका आर्किटेक्चर देखो कितना अच्छा है। तो मीन्स दैट इज कैसे बना, उसमें कौन सी चीज कहाँ पर है, ठीक है, वो सब कुछ दैट इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। तो ई कॉमर्स कैसे डिजाइन होता है बैक एंड पे वो समझाऊंगी मैं। लेकिन उससे पहले ये तब समझ में आपको अच्छी तरह आएगा जब आप कुछ ये चीजें सीखोगे। आज के डेट में बहुत सारी मीन्स आज के डेट में क्योंकि सब कुछ गुड्स और सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस करते हैं, फिजिकल तो आजकल हम बहुत कम मिलते हैं। आजकल आप अपने दोस्तों से फिजिकल कहाँ मिलते हो, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही तो सारी काम कर लेते हो। ठीक है, आप मुझे भी फिजिकली कभी भी हम आमने सामने बैठे मिले हैं, तब भी हम क्लासेस ले रहे हैं। तो आज की डेट में हर काम जो है इलेक्ट्रॉनिकली एक वर्चुअल वर्ल्ड में हो रहा है। तो अगर वर्चुअल वर्ल्ड में ही सब कुछ हो रहा है, तो आप आगे जाके सीए बनोगे, तो सीए का काम क्या है, हर बिजनेस की अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन करना। मींस ये अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन भी आपका वर्चुअल आपकी वर्ल्ड में आवाज होगा। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही ओके थी। ओके, अरे मैं शायद ना जब फास्ट बोलती हूँ तब कट जाती है। तो मीन्स आपका अकाउंटिंग, टैक्सेशन और ऑडिटिंग भी कहाँ होगा, आपके वर्चुअल वर्ल्ड में होगा। तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, वो जो ऐसी टेक्नोलॉजी कौन कौन सी नहीं है, जब आप कंपनी में जाओगे तो आपको कुछ ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन वहां पर मिलेगी, ये सारी टेक्नोलॉजी। तो एज अ सीए आपको इन सभी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो अगर वो कहेंगे कि भाई हमने तो अपनी कंपनी में ग्रिड कंप्यूटिंग कर रखी है, आप अगर पूछोगे ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है, तो आपका इंप्रेशन बहुत ही खराब जाएगा। आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग, वो ग्रिड कंप्यूटिंग में कैसे काम कर रहे हैं। अगर वो बोलेंगे कि हमारा जो जितना भी काम है वो हमारे प्राइवेट क्लाउड में है या हमारे हाइब्रिड क्लाउड में, इन सभी का मतलब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कल को जाके जब आप इन कंपनीज में काम करोगे, जरूरी तो नहीं आपने इंडिया में काम करना, आप बाहर भी जाओगे, तो ये सारी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड यूज हो रही है। तो आपको अपनी जो है सीए प्रोफेशन में आपको इन टेक्नोलॉजी का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका ऑडिटिंग भी तो करना है आगे जाके। तो आज मैं आपको इन सभी टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगी। आज सभी तो नहीं बता पाऊंगी, आज हम कितना पढ़ेंगे, मैं आज आपको बताऊंगी कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है और क्लाउड कंप्यूटिंग। ये तीन कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगी। और मेरी बात ध्यान से सुनो, ये लेक्चर अगर आप लाइव लोगे तो ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स है, टफ नहीं है। टेक्निकल है तो आप मेरे से साथ साथ में क्वेश्चनिंग कर सकते हो। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मैंने मतलब क्या समझाया कि आपको ई कॉमर्स का आर्किटेक्चर मींस आज के डेट में जितनी भी गुड्स की सेल परचेज हो रही है, वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक हो रही है। तो अब आपको समझना है कि जब इलेक्ट्रॉनिकली होती है तो बैकएंड पर ये सारा सिस्टम मींस कंप्यूटर आपस में अरेंज कैसे होते हैं, ये होता है उसका आर्किटेक्चर। मींस जो सॉफ्टवेयर है कैसे इंस्टॉल किया होता है और बैकएंड में सारे कंप्यूटर अरेंज कैसे होते हैं। इसको समझने से पहले मुझे बताओ, आप क्लाइंट और सर्वर ये दो टर्म्स बहुत यूज होती हैं, क्या इनका मतलब समझते हो। क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट वो होता है जो सर्विसेज लेता है, सर्वर वो होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मीन्स ये कंज्यूमर हो गया और ये सर्विस प्रोवाइडर हो गया। तो सर्वर आपको सर्विसेज देगा, क्लाइंट उन सर्विसेज को कंज्यूम करेगा। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर वर्ल्ड में, अब मैं आपको पूरे कंप्यूटर वर्ल्ड का बता रही हूँ। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर वर्ल्ड में दो तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, एक होता है सर्वर और एक होता है क्लाइंट।
ठीक है। अब क्लाइंट क्या है? क्लाइंट मान लो एटीएम मशीन, एटीएम मशीन जो है क्लाइंट है। बैंक का जितना डेटा जो सॉफ्टवेयर है वो किसी एक सर्वर एक जगह पर पड़ा हुआ है ना, बड़े से कंप्यूटर पर पड़ा होगा, वो हो गया सर्वर। मीन्स अगर मुझे अपना बैलेंस देखना है तो इस क्लाइंट पे स्टोर नहीं है, ये तो सिर्फ एक इंटरफेस का काम कर रहा है। इसका कनेक्शन किसके साथ होता है? इसके साथ। जैसे ही मैं अपना अकाउंट नंबर और पिन ठीक डालती हूँ तो इस सर्वर, जिस सर्वर मेरी सर्वर जो है रिक्वेस्ट लेता है और मुझे उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वो इंफॉर्मेशन कहाँ भेज देता है? क्लाइंट पर। और एटीएम मशीन में मेरा बैलेंस जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। इन सर्विस क्या हो गया? जो हमें सर्विसेज देते हैं क्लाइंट जो है, जो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, उन क्लाइंट के थ्रू हम उनकी सर्वर की सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कि जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को, जब हम इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में काम करेंगे, कोई भी सर्विसेज लेंगे तो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू लेंगे। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अब हर कंपनी का अपना अपना सॉफ्टवेयर होगा। अब ये सॉफ्टवेयर जो है ना, ये कैसे इंस्टॉल किया होता है क्लाइंट और सर्वर पर, इसको सीखना है। ये होता है इसका आर्किटेक्चर। अब इसमें एक बात ध्यान देनी है कि कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है उसकी 3 लेयर होती हैं। ये बात ध्यान से अभी सुननी, बीच में कहीं कंफ्यूजन आए साथ में पूछना। जब मैं सॉफ्टवेयर बनाती हूँ तब सॉफ्टवेयर डेवलपर उसकी 3 लेयर बनाता है। एक होती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर, जैसे ही सॉफ्टवेयर खुला जो दिखाई देता, व्हाट्सएप जैसे ही ओपन होता है जो स्क्रीन आपको दिखाई देता है वो कौन प्रोवाइड करता है? उस सॉफ्टवेयर की प्रेजेंटेशन लेयर, जो आपको उस सॉफ्टवेयर के सारे कंटेंट को प्रॉपर्ली प्रेजेंट करके दिखाता है। जैसे ही आपने ओला ऐप खोली, ओला ऐप खोलने पर जो आपको दिखाई दिया, जो इंटरफेस जो भी दिखाई दिया, वो प्रेजेंटेशन लेयर ने प्रोवाइड किया होगा उस सॉफ्टवेयर की। एक होती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर को हम बिजनेस लॉजिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिजनेस लॉजिक। मींस जो प्रोसेसिंग करेगा, इसको प्रोसेसिंग लेयर भी बोला जाता है, बिजनेस लॉजिक भी बोला जाता है, जो प्रोसेसिंग लेयर भी बोला जाता है। और एक होती है डेटाबेस लेयर। आई थिंक मुझे डेटाबेस लेयर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। डेटाबेस लेयर क्या करेगी? आप जो भी क्लाइंट जो भी डेटा देगा उस सारे डेटा को अपने में स्टोर करके रखेगी। ये डेटाबेस लेयर का काम है। प्रेजेंटेशन लेयर आपको जो है एप्लीकेशन का फ्रंट एंड दिखाएगी, जिसके थ्रू आप जो है बैक एंड की दोनों लेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। आपने एटीएम मशीन पर गए, ठीक है, जहाँ एटीएम मशीन क्या, आपने मोबाइल ऐप खोली अपने मोबाइल पर, अपने बैंक की मोबाइल ऐप खोली, ठीक है। अब मोबाइल ऐप खुलेगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर उसने आपको ऑप्शन देता है कि आपने एफडी ओपन करनी है, अकाउंट बैलेंस चेक करना है, क्रेडिट कार्ड का बैलेंस चेक करना है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन, जैसे ही आप खोलते हो तो बहुत सारी ऑप्शन दिखाई देती है। तो ये जो ऑप्शन प्रोवाइड की है जी किसने की? उस सॉफ्टवेयर की प्रेजेंटेशन लेयर ने। अच्छा, आपने क्या किया? आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करी। जैसे आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करी तो क्रेडिट कार्ड की जैसे ही पेमेंट करोगे तो प्रोसेसिंग क्या होगी? पहले वो पीछे जाके एप्लीकेशन लेयर चेक करेगा जो भी आप पेमेंट कर रहे हो क्या उतनी पेमेंट ड्यू है, राइट। तो वो पीछे जाके अपने आपका डेटा लेके आएगा, वो देखेगा कि आपकी पेमेंट कितनी थी, यहाँ से चेक करेगा, हाँ इतनी पेमेंट थी। वो क्या करेगा? आपके एप्लीकेशन लेयर आपके अकाउंट में से उतना बैलेंस डेबिट कर देगा, राइट। और क्या करेगा? आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पे करके आपका क्रेडिट कार्ड का बैलेंस जीरो दिखाना शुरू कर दे। मींस ये जो प्रोसेसिंग है, डेबिट करना आपके अकाउंट को, क्रेडिट करना, किसमें से माइनस करना, किसमें से प्लस करना, फिर उसके बाद जब जो भी आपके अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करना होगा तो आपका जितना बैलेंस बचेगा वो आपके डेटा में जाके स्टोर कर देगा और इस लेयर को बता देगा कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। तो यहाँ पर आपको पेमेंट सक्सेसफुल नजर आएगा। प्रोसेसिंग इसने की है, डेटा यहाँ से लिया और आपको दिखाई यहाँ पर दिया। ये सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, डेटाबेस। एक्सेल है ना, एक्सेल, एमएस एक्सेल यूज करते हो। आपको पता है ये सॉफ्टवेयर जब बना इसके तीनों लेयर एक ही सिस्टम में स्टोर होती है। हमारे ही आप जब एमएस ऑफिस
इंस्टॉल करते हो ना, तो इसके तीनों लेयर मीन्स इसकी प्रेजेंटेशन लेयर, इसकी एप्लीकेशन लेयर और इसकी डेटाबेस लेयर, तीनों ही मेरे सिस्टम में स्टोर होती है। एक्सेल ओपन किया, आपको एक्सेल दिखाई दिया, ऐसे रोज एंड कॉलम्स दिखाई देते हैं। फिर आप क्या करते हो, यहाँ पर नंबर डालते हो, दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हो। ये मल्टीप्लिकेशन कौन करता है, एप्लीकेशन लेयर। फिर आप इस वर्कबुक को सेव करते हो, सेव करके जाती कहाँ है, डेटाबेस लेयर। मीन्स इस सॉफ्टवेयर के तीनों लेयर जो है एक ही सिस्टम में स्टोर हो सकती है। इस सॉफ्टवेयर को बनाया ही ऐसा, तो ये जब इंस्टॉल होगी इसके तीनों लेयर मेरे सिस्टम में होगी। लेकिन मैम हाँ हाँ बोलो। इसका मतलब ये है कि सर्वर और क्लाइंट MS एक्सेल में एक ही हो गया। एक ही होगा, हाँ। इसको जो MS ऑफिस जब इंस्टॉल करते हो ना, क्योंकि मेरे सिस्टम में सब कुछ होता है, तो सर्वर भी मैं ही हूँ, क्लाइंट भी मैं ही हूँ। मीन्स मेरा सिस्टम सर्वर भी है, क्लाइंट भी है। इसको बोलते हैं वन टियर आर्किटेक्चर। क्या बोलते हैं इसको, वन टियर आर्किटेक्चर, जिसमें सॉफ्टवेयर की तीनों लेयर एक ही सिस्टम में स्टोर होती हैं। अब अगर तो तीन तरह के आर्किटेक्चर होते हैं, आपकी बुक में दो ही दिए हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे तीनों का बताना जरूरी है। वन टियर आर्किटेक्चर जिसमें सॉफ्टवेयर की तीनों लेयर एक ही सिस्टम में होती हैं। एक होता है टू टियर आर्किटेक्चर और एक होता है थ्री टियर आर्किटेक्चर। थ्री टियर आर्किटेक्चर को मैं एन टियर आर्किटेक्चर ही कहती हूँ। आपको इतना नहीं बताया गया, बट समझ लो, अच्छी बात होगी। वन टियर मीन्स मैं ही क्लाइंट हूँ, मेरा सिस्टम ही क्लाइंट है, मेरा सिस्टम ही सर्वर है, तो वन टियर है। टू टियर क्या होता है, इसको समझो। टू टियर क्या होता है, देखो, जब एटीएम नहीं थे तब भी, उससे एटीएम आने से पहले भी तो कंप्यूटराइज्ड ही बैंक्स में काम किया जाता था। तब क्या करते थे कि टेलर जो होता था, टेलर आपसे पैसे लेता था, अपने सिस्टम में उसको अपडेट करता था, राइट। और वो वहां पर पीछे एक और सिस्टम पड़ा होता था, उनका सर्वर। जब एटीएम नहीं थी तब क्या होता था, इस सर्वर पर जितना भी यहाँ से टेलर काम कर रहा है, या यहाँ से उनका मैनेजर काम कर रहा है सिस्टम से, ठीक है, यहाँ पर और लोन कि कोई एप्लीकेशन, यहाँ पर लोन का कोई एम्प्लॉय है वो काम कर रहा है, इन सभी का डेटा यहाँ पर जाके सेव होता था। मीन्स उनके वहां पर एक सर्वर रूम होता था बैंक्स में, तो इन सभी का डेटा जो है वो यहाँ पर जाके स्टोर होता था। तो मीन्स जो टेलर एक्सेस कर रहा है, मैनेजर एक्सेस कर रहा है, लोन एम्प्लॉय एक्सेस कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर की कौन सी लेयर को एक्सेस करता था, प्रेजेंटेशन लेयर को। लेकिन पीछे जो उनके सर्वर पड़े होते थे, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनमें यही वाला आर्किटेक्चर होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉइज आके बैठे होते हैं, वो उस एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हैं, और उनका एक सर्वर रूम होता है जहां पर उनका डेटा जाता है। इस सर्वर रूम में पूरा डेटा पड़ा होता है, डेटाबेस पड़ा होता है। और मोस्टली जो आपकी बुक में लिखा है मैं उसके अकॉर्डिंग समझा रही हूँ। तो डेटाबेस लेयर जो है, डेटाबेस लेयर भी इस सर्वर पे होती है और एप्लीकेशन लेयर भी इस सर्वर पे होती है। तीन लेयर होती है ना सॉफ्टवेयर में। अब ये दो लेयर्स वो तो इस पर होंगी, सर्वर पे होंगी। प्रेजेंटेशन लेयर किस पे होगी, हर क्लाइंट पे इंस्टॉल होगी। अब जैसे ही मैंने मीन्स इन्होंने अपनी कंपनी में यहाँ पर बैंक ने, टेलर ने यहाँ पर अकाउंट का बैलेंस क्या किया, प्लस या माइनस किया, तो यहाँ पर यही वाला कंप्यूटर प्रोसेस भी करेगा और यही वाला कंप्यूटर उसको स्टोर करके भी रखेगा। इस दोनों काम, डेटा को स्टोर करने का काम भी इसने करना है और उसको प्रोसेसिंग करने का भी काम इसने करना है। तो यहाँ पर ये क्लाइंट हो गया और पीछे एक सर्वर हो गया। तो इसको बोलते हैं टू टियर आर्किटेक्चर, जिसमें हम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट तो क्लाइंट की मशीन पे इंस्टॉल कर देते हैं और बाकी जो दो पार्ट होते हैं वो बैकएंड की मशीन में इंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन पता है इसमें दिक्कत क्या होती है, इसमें दिक्कत ये होती है कि अगर नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ जाए ना, तो इस पर लोड बहुत आ जाता है, इस पर लोड बहुत आता है। अब क्योंकि यही मशीन प्रोसेसिंग भी कर रही है और इसी मशीन में डेटा को स्टोर करके भी रखना है, तो ये सर्वर ना हैंग होना शुरू हो जाता है। जब नंबर ऑफ जो आगे क्लाइंट्स है बढ़ जाते हैं तब ये हैंग होना शुरू हो जाता है। पर इसका एक एडवांटेज भी है, इसको मेंटेन करना बहुत इजी है,
क्योंकि पीछे एक ही तो सर्वर बनाना है, एक ही पीछे कनेक्शन, बस इसी के साथ तो कनेक्शन बनाना है। इसकी मेंटेनेंस करना बहुत इजी था, लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ते थे ये हैंग हो जाता था। अरे जब छोटी सी शॉप होती है, देखो वन टियर को कैसे समझ सकते हो आप? वन टियर का मतलब है कि अगर शॉप बिल्कुल छोटी सी है तो उसका ऑनर ही सफाई करता है, उसका ऑनर ही अपने गुड्स को प्लेस करता है, उसका ऑनर ही जो है कैश लेता है, उसको काउंट करता है, प्रोसेसिंग भी वो कर रहा है, कस्टमर से डील भी वो कर रहा है, और पीछे बैकएंड पे डेटा भी वो स्टोर कर रहा है। तो वन टियर हो गया ना। टू टियर थोड़ी सी बड़ी शॉप हो गई। तो अब क्या करते हैं, जो ऑनर है वो तो आगे बैठा हुआ है, कैश वो ले रहा है, प्रोसेसिंग वो कर रहा है, क्लाइंट से डील भी कर रहा है, और पीछे जो है उन्होंने एक दो वर्कर रखे होते हैं, वो क्या करते हैं, गुड्स को लेके आते हैं और गुड्स को रखते हैं, डेटा वो स्टोर करते हैं, राइट। अब टू टियर में काम चल जाएगा। लेकिन अगर वो शॉप जो है वो बिग बाजार बन जाती है, अब ये काम नहीं चलेगा। अब प्रेजेंटेशन लेयर अलग होगी, मींस जो कस्टमर्स को डील करने वाले अलग होंगे, जो कैश लेते हैं प्रोसेसिंग करते हैं वो अलग होंगे, जो पीछे डेटा रखते हैं वो अलग होंगे। ऐसा ही आपकी कंप्यूटर की दुनिया में होता है कि जब बिजनेस बहुत ही स्मॉल होता है तो आपका सॉफ्टवेयर जहां इंस्टॉल होता है जिस सिस्टम पर, वही सिस्टम क्या है, क्लाइंट को प्रेजेंटेशन लेयर भी दिखाता है, वही सिस्टम उसको प्रोसेस भी कर रहा है, और वही सिस्टम उसकी डेटा को स्टोर करता है। लेकिन जैसे ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो आप क्लाइंट्स अलग रखते हो, और अब आपका जो डेटा स्टोर होगा वो एक प्लेस पे होगा, मींस आप सर्वर। सर्वर का काम क्या है, वो क्लाइंट्स के साथ डील नहीं करता। सर्वर जो है क्लाइंट का डेटा स्टोर करेगा और उसको प्रोसेस करके देगा। बट अगर इसमें और अच्छा, इसमें और दिक्कत पता क्या है, इसमें दिक्कत क्या है कि क्लाइंट जो है ना डायरेक्टली सर्वर को एक्सेस कर रहा है जहां पर हमारा डेटा भी पड़ा है, तो डेटा हैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर मैंने इस सर्वर को, इसका डायरेक्टली इसके साथ लिंक है, तो डेटा का हैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक ही मशीन पर है, डायरेक्टली क्लाइंट उसको एक्सेस कर रहा है। बट जब आप एटीएम के थ्रू एक्सेस करते हो ना अपने बैंक को, ऐसे नहीं होता। एटीएम में पता क्या होता है, क्या आर्किटेक्चर होता है, अब बैंक का आर्किटेक्चर क्या है, ये एटीएम मशीन है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर होती है, क्लाइंट हो गया ना, यहाँ प्रेजेंटेशन लेयर होती है, बैकएंड पे एक सर्वर होता है, सर्वर जो आपकी रिक्वेस्ट लेता है, यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर होगी, ये आपके अकाउंट में बैलेंस को प्लस माइनस जो भी करना है प्रोसेसिंग ये करेगी। लेकिन यहाँ भी आपका डेटा नहीं है, डेटा यहाँ बैकएंड पे पड़ा होता है, यहाँ बैकएंड पे डेटा होता है। तो क्लाइंट तो सिर्फ इसको एक्सेस कर रहा है, अगर इसको एक्सेस करके वो आपके डेटा को हैक नहीं कर सकता, उसको हैक करने के लिए यहाँ से रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी, मींस आपका डेटा बहुत पीछे बढ़ा है, तो यहाँ डेटा चोरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब इसमें डेटाबेस लेयर अलग होती है, डेटाबेस लेयर ने क्या करना है, सिर्फ डेटा स्टोर करना है, एप्लीकेशन लेयर ने क्या करना है, सिर्फ प्रोसेसिंग करनी है। अब डेटा किस फाइल में स्टोर होगा क्या, इसका काम नहीं है, ठीक है, इसने सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन आपको दिखाना है। अब हर एक का काम अलग अलग है, तो अगर आगे नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ भी गए तो क्या होगा, हमारा सिस्टम कभी भी हैंग नहीं होगा, क्योंकि एप्लीकेशन सिर्फ प्रोसेस कर रही है, ये सिर्फ डेटा को स्टोर कर रहा है। तो नंबर ऑफ क्लाइंट्स इस आर्किटेक्चर में तो आप इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन टू टियर आर्किटेक्चर में जैसे ही नंबर ऑफ क्लाइंट्स इंक्रीज होते हैं ना, वो हैंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये दोनों काम एक ही सिस्टम कर रहा होता है। तो स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि आपने अपने नंबर ऑफ क्लाइंट्स या सर्वर बढ़ाने, स्केलेबिलिटी जो है इजीली पॉसिबल क्या होती है, थ्री टियर आर्किटेक्चर। तो आपकी जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, या आज के डेट में बैंक्स हैं, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी का डिपार्टमेंट है, वो जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो थ्री टियर आर्किटेक्चर का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो बैक एंड पे उनका आर्किटेक्चर क्या होता है, फ्रंट एंड पे क्लाइंट की प्रेजेंटेशन लेयर होती है, फिर एप्लीकेशन लेयर, इसमें एप्लीकेशन लॉजिक सिर्फ इंस्टॉल किया होता है, और यहाँ पर डेटाबेस लेयर होती है। पता क्या होता है, अगर क्लाइंट्स बहुत भी बढ़ गए ना तो बर्डन किस पे आएगा, एप्लीकेशन लेयर पे तो आएगा, प्रोसेसिंग किसको ज्यादा करनी पड़ेगी। वो पता क्या करते हैं, जो प्रोसेसिंग का काम है ना, दो सर्वर में डिवाइड कर देते हैं, यहाँ सर्वर बढ़ा देते हैं, पीछे कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है।
ये सिस्टम ना बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इसको मैनेज करना, मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे मैनेज करना इजी होता है। इसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। ये ऐसा लॉजिक लगाना ना, हर सिस्टम को आपस में अटैच करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जो इसकी सेटअप करते हैं जो लोग, आपसे बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं उन कंपनी से बहुत, क्योंकि इसमें लॉजिक लगाना, ये सारा सिस्टम कैसे सेटअप होगा बैकएंड पर, ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो दिस इज कॉल्ड 3 tier आर्किटेक्चर। तो आपको सिर्फ कितना याद रखना है, अब आप अपनी समझ के, आपको इतना ज्यादा 1 tier तो है ही नहीं, आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपके बुक में है 2 tier। 2 tier में कितना याद रखना है कि इसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज होता है, ये याद रखना है। सेकंड, क्लाइंट पर प्रेजेंटेशन लेयर होती है सॉफ्टवेयर की, और सर्वर पर हम डेटाबेस और लॉजिक लेयर रखते हैं, एप्लीकेशन लेयर स्टोर होती है। थर्ड, इसकी मेंटेनेंस करना बहुत इजी होता है, ठीक है, और प्लस ये हम कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। और फिफ्थ, हाँ, आप इजीली जो है क्लाइंट्स इसमें इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि बस पीछे तो सर्वर है ना, आगे क्लाइंट ही तो लगाना है, इजीली क्लाइंट्स इंक्रीज। पर डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है? एक तो ये है कि डेटा हैक होने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि क्लाइंट का डायरेक्ट एक्सेस होता है किसको? डेटा को। तो डेटा हैक होने के चांसेस, और स्केलेबिलिटी ज्यादा नहीं है। जैसे ही नंबर ऑफ क्लाइंट्स इंक्रीज होते हैं, क्या हो जाता है? आपका सिस्टम हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इतना आपने 2 tier में याद रखना है, ठीक है। यही सेम थिंग मैं आपको आपकी बुक में से समझाती हूँ, फिर आप लिख लेना, मैं आपको टाइम दूंगी जो मैंने लिखा है आपकी बुक में हमारे से। कोर्स में सिर्फ 2 tier है। 2 tier एंड 3 tier, 3 tier समझाती हूँ ना, 2 tier पहले करवा दूँ आपको, बुक में से भी रीड करवा दूँ ना। और मैम 3 tier में जहाँ डेटाबेस पीछे एक और है सर्वर के पीछे, उसका कोई पर्टिकुलर नाम होता है या? देखो ऐसा ही होता है, ऐसा बना होता है, सामने क्लाइंट्स होते हैं, एटीएम मशीन होती है, पीछे 2 तरह के सर्वर पड़े हैं। एटीएम मशीन का कनेक्शन जो है वो एप्लीकेशन सर्वर के साथ होता है। एप्लीकेशन सर्वर के साथ हमारा कनेक्शन, जैसे ही हम एटीएम मशीन में एक्सेस करते हैं ना, तो उस बैंक का जो एप्लीकेशन सर्वर है उसमें रिक्वेस्ट जाती है। ये एप्लीकेशन सर्वर फिर देखता है कि उसने आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है देखना है, तो पीछे रिक्वेस्ट जाती है डेटाबेस सर्वर पर, ये बैक एंड पे डेटाबेस सर्वर। मींस कभी भी क्लाइंट ऐसे नहीं एक्सेस करता इसको, ये नहीं करना, मैम समझ। ठीक है, ऐसे एक्सेस होता है, बस ऐसे लेयर्स होती है आपकी। जो डेटाबेस सर्वर है ना, वो कभी भी डायरेक्टली क्लाइंट को एक्सेसिबल नहीं होता, इसलिए डेटा के हैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि बीच में कोई आ गया है ना, बीच में एक सिस्टम पहले इसको हैक करेगा तो यहाँ पर जाएगा, तब तक तो जो है अलार्म मीन्स जो मैसेजेस है ना वो पॉप अप हो जाते हैं, तो इसलिए आपका डेटा कम हैक होता है इन केसेस में। यस मैम। तो मैं इसमें से आपको रीड करवाती हूँ कहाँ लिखा हुआ है। 4.24। हाँ, ये आपका 2 tier, जहाँ पर ये आपका आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम आ जाइए, 4.25 पे आ जाइए। देखो हमने 2 टाइप्स के आर्किटेक्चर ही है आपकी बुक में, ठीक है, 2 tier है एंड 3 tier। अभी मैंने आपको 2 tier समझाया, जैसे मैंने बोला देखो क्या लिखा है इसमें, क्या वैसा ही है। 2 tier नेटवर्क, क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू सर्वर, क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, द सर्वर रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट बाय फेचिंग द डेटा फ्रॉम इट, अपने से वो रिक्वेस्ट जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, उसके अंदर जो डेटा होता है उसको फेच करके। द 2 tier आर्किटेक्चर इज डिवाइडेड इनटू 2 tiers। 2 tier में 2 पार्ट ही होते हैं, एक होती है प्रेजेंटेशन टियर और एक होता है डेटाबेस टियर। अब इसी में ही लॉजिक भी लगा होता है, बिजनेस लॉजिक इसमें होता है एप्लीकेशन में। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है, आपको इतना है, जरूरी नहीं इसमें हो, इसमें भी हो सकता है, दोनों में हाफ हाफ भी हो सकता है। पहले जब आपका स्टडी मैट था ना, उसने बहुत डिटेल में समझाया था, आपको इतना समझने की जरूरत थी क्या? जब उसने काट दिया तो मैं भी नहीं समझाऊंगी आपको। तो यहाँ पर जैसे समझाया हुआ है कि प्रेजेंटेशन लेयर सिर्फ आपको इंटरफेस दिखाता है, जो लॉजिक लेयर, लॉजिक है और डेटाबेस, वो यहाँ पर 2 पार्ट्स बस इसके होते हैं, जैसे इसने शो किया है। यहाँ पर क्लाइंट एप्लीकेशन होगी, बैकएंड पे आपका डेटाबेस टियर होगा। द प्रोडक्ट डेटा, प्राइस डेटा, कस्टमर डेटा
एंड अदर रिलेटेड डेटा आर केप्ट हियर। सारा डेटा जो भी आपका होता है वो यहाँ पर रखा जाता है। अच्छा, ये प्राइस डेटा पता है ऐसे क्यों लिख रहा है? वो ई कॉमर्स के आर्किटेक्चर को समझा रहा है कि ई कॉमर्स में जितना भी आपके प्रोडक्ट का डेटा होगा, उसकी जो प्राइसेस होंगी, या आपने जो भी लॉगिन करते वक्त जो डिटेल दी होगी, वो जो कुछ भी और डिटेल है, वो सारी की सारी यहाँ पर पड़ी होती है, इस वाले सर्वर पर पड़ी होती है। User has not access to data information at this level, but she can display all data information stored here through an application layer. उसको यहाँ पर नहीं डेटा दिखाई देता। अगर ये डेटा देखना है तो किस लेयर के थ्रू देख सकता है? पहले हमें कोई वेबसाइट के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा या किसी ऐप के थ्रू इसको एक्सेस करना पड़ेगा, तभी हमें डेटा दिखाई देगा। बस इसमें एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है, दैट्स इट। फिर एडवांटेज फायदे क्या हो गए? देखो, परफॉर्मेंस बहुत हाई होती है क्योंकि लॉजिक, जो प्रोसेसिंग और डेटाबेस दोनों क्लोज है, दोनों एक ही जगह पर तो है। मीन्स उसी मशीन से डेटा उठाना है और प्रोसेस करके दे देना है। जबकि 3 टियर में क्या था? यहाँ पर एप्लीकेशन था, सर्वर था, और यहाँ पर डेटाबेस सर्वर था। मुझे बताओ, यहाँ पर जो प्रोसेसिंग होनी है, डेटा कहाँ से आएगा? यहाँ से। अब यहाँ से डेटा लाने में टाइम तो लगेगा ना, इससे परफॉर्मेंस पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो आएगा। पर यहाँ पर क्या है, बिजनेस का लॉजिक और डेटाबेस दोनों फिजिकली, दोनों एक ही साथ हैं, तो परफॉर्मेंस बहुत हाई हो जाती है। Since processing is shared between client and server, more user could interact with system. अब क्योंकि ये shared हो गई ना, मीन्स यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंटेशन है, यहाँ पर डेटा है, तो जितने मर्जी क्लाइंट आप ऐड करी जाओ, तो इसलिए आप क्लाइंट भी ऐड कर सकते हो। बाय हैविंग सिंपल स्ट्रक्चर, एक सिंपल सी स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको सेटअप करना और इसको मेंटेन करना बहुत ही इजी होता है। अब डिसएडवांटेजेस, परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट्स होती रहती है। क्यों? जैसे यूजर, नंबर ऑफ यूजर जब बढ़ जाते हैं, क्योंकि देखो इसी बेचारे ने प्रोसेसिंग करनी है, इसी ने डेटा स्टोर करना है, हैंग होना शुरू हो जाएगा। एक तो ये डिसएडवांटेज हो गया। देयर इज ए रिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी choice of DBMS since data language used in server is proprietary to each vendor. ये नहीं आपको समझ आएगा, मैं समझाती। इसका मतलब ये है, मैंने आपको क्या बोला, देखो अगर तो एप्लीकेशन सर्वर पेयर अलग है, डेटाबेस पेयर अलग है, फिर तो मैं इसको अलग से वेंडर से मेंटेन करवा सकती हूँ और इसको अलग वेंडर से मेंटेन करवा सकती हूँ, क्योंकि दोनों अलग अलग है। इसको बोलूंगी सिर्फ मेरा डेटाबेस आपने मैनेज करना है, इसको बोलूंगी सिर्फ आपने अपना हमारा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का सिस्टम जो है मैनेज करना है। पर अगर एक ही मशीन पर दोनों होंगे तो एक ही वेंडर भी रखना पड़ेगा। तो अगर मुझे डीवीएमएस का मॉडल कोई चेंज करना है तो मैं इजीली चेंज नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं अपने एक ही वेंडर पर डिपेंडेंट हूँ। अब अगर कोई मुझे एप्लीकेशन चेंज करके देगा तभी तो मॉडल चेंज होगा। तो यहाँ पर मुझे अपने सिस्टम में, मुझे अपने सॉफ्टवेयर में जब चेंज करवाना होता है ना, तो मुझे मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो ऑनरशिप होती है दोनों की वो एक वेंडर के पास होती है, तो ये डिफिकल्टी है, मुझे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है यहाँ पर। तो दिस इज द रीजन, ये समझाया हुआ है उसने। अब पढ़ के देखो, देयर इज ए रिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी, मीन्स मैं फ्लेक्सिबिलिटी मेरे पास कम है, क्योंकि एंड द चॉइस ऑफ डीबीएमएस, हर एक तरह का डीबीएमएस चूज नहीं कर सकती कि मुझे ओ डीबीएमएस चाहिए, मुझे आर डीबीएमएस चाहिए, वो ही चूज कर पाऊंगी जो मेरा वेंडर देगा। Since the data language used in server, क्योंकि जो सर्वर में डेटा लैंग्वेज यूज हुई है इस proprietary to each vendor, वो हर एक वेंडर की अपनी, मीन्स उनका अपना ऑनरशिप उस पे होती है, वो उसी लैंग्वेज में ही मुझे बना के देंगे जो उन्होंने ले रखी होगी, इसलिए मेरे को जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है बहुत ही कम मिलती है। तो ये समझा रखा उसने। अब 3 टियर, अब देखो जो इसके डिसएडवांटेज हो गए ना, ये 2 डिसएडवांटेज, ये ऑब्वियसली 3 टियर आर्किटेक्चर के क्या होंगे, एडवांटेज हो जाएंगे, बट जो इसके एडवांटेजेस होंगे वो ऑब्वियसली डिसएडवांटेज हो जाएंगे, किसके, 3 टियर आर्किटेक्चर के। अब देखो 3 टियर आर्किटेक्चर के बारे में समझाती हूँ। अब ये आर्किटेक्चर कैसे होता है, इसी में सीखो। देखो ये एटीएम मशीन हो गई, बैंक की साइट को आप कैसे कैसे एक्सेस करते हो, एटीएम के थ्रू एक्सेस करते हो, लैपटॉप के थ्रू एक्सेस करते हो, मोबाइल के थ्रू एक्सेस करते हो, मीन्स जिस भी मोड से एक्सेस करोगे उस पे जो आपको दिखाई देगा वो उस सॉफ्टवेयर की क्या होगी, प्रेजेंटेशन लेयर होगी।
मोबाइल पे अलग तरह का प्रेजेंटेशन होता है, एटीएम पे अलग तरह का, इंटरनेट बैंकिंग पे अलग तरह का। मीन्स जो भी एक्सेस कर रहा है चाहे किसी भी डिवाइस पे कर रहा है तो उसको प्रेजेंटेशन लेयर दिखाई देगी। आप किसी के थ्रू भी रिक्वेस्ट डालो, रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास? एप्लीकेशन के। एप्लीकेशन लेयर देखेगा कि आपने क्या रिक्वेस्ट डाली है। अब उस रिक्वेस्ट के लिए कौन कौन सा डेटा चाहिए वो कहाँ से वो उठाएगा? आपके डेटाबेस लेयर से। तो मीन्स दिस इज कॉल्ड ट्री आर्किटेक्चर, थ्री टाइप आर्किटेक्चर। लेकिन ऐसा आर्किटेक्चर को मेंटेन करना वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है इसकी मेंटेनेंस। क्योंकि आज की डेट में जितने हमारे पास टूल्स या टेक्निक्स हैं वो इतनी फुल्ली डेवलप नहीं है कि इसको बहुत इजीली मेंटेन, इसके लिए बहुत ही आपको कॉम्पिटेंट टेक्निकल टीम चाहिए जो इसको मेंटेन कर सके। तो ये इसके इसमें, बट अगर मैं कहूँ कि जैसे जीएसटी है, देखो जीएसटी में जीएसटी काउंसिल रोज ना कोई चेंजेस कर देती है। अब उन्होंने चेंजेस का क्या कर दिए कि जिन कंपनीज का टर्नओवर 5 करोड़ से अबव है, अब उनको क्या करनी पड़ेगी? अब उनको ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ई इनवॉइसिंग करने के लिए ऑब्वियसली उनको अपने सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस करना पड़ेगा ना। अब वहां पर एक बटन ई इनवॉइसिंग का भी दिखता है जब आप जीएसटी के पोर्टल पे जाते हो। मुझे बताओ, जब मुझे मेरी साइट में ई इनवॉइसिंग का एक बटन लाना है, क्या मुझे मेरे डेटाबेस में कुछ चेंज आएगा? अरे डेटाबेस तो कंपनीज का कोई रहेगा, सिर्फ चेंज कहाँ आएगा? यहाँ पर। अब प्रोसेसिंग जो होगी मीन्स यहाँ पर आएगा कि जैसे ही 500 करोड़ से अबव टर्नओवर हो जाए तो उस कंपनी पर ई इनवॉइसिंग क्या हो जाए? एप्लीकेबल हो जाए और उसकी इनवॉइस को ई इनवॉइस करके उस क्लाइंट को दे दे। मीन्स हमने चेंज कहाँ किया? एप्लीकेशन लेयर में चेंज किया। अच्छा, आपसे क्वेश्चन है, अभी हमारा बजट आया, बजट में जैसे ही स्लैब रेट चेंज होता है तो मुझे बताओ चेंज कहाँ आएगा? आपकी किस लेयर पे आएगा? एप्लीकेशन लेयर पे आएगा कि डेटाबेस लेयर पे आएगा? प्रोसेसिंग में डिफरेंस आएगा कि डेटाबेस पे डिफरेंस आएगा? आकाश, अब एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग में डिफरेंस आएगा कि डेटाबेस में डिफरेंस आएगा? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। मेरा स्लैब रेट चेंज हो गया, गवर्नमेंट ने स्लैब रेट चेंज कर दिया, पहले 0 to 2,50,000 था, अब 0 to 5 लाख नो टैक्स कर दिया मान लो। तो किस लेयर में चेंज करेगा वो? प्रोसेसिंग में चेंज करेगा कि डेटाबेस में चेंज करेगा? प्रोसेसिंग में करेगा। हाँ, तो एप्लीकेशन चेंज होगी ना। अब जो वो एप्लीकेशन मेरा टैक्स निकालती है, अब 0 to 2,50,000 नहीं लेके निकालेगी, कैसे निकालेगी? 0 to 5 लाख। क्या इस लेयर को मैंने छेड़ा? नहीं, दोनों आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट है। मुझे सिर्फ अपने एप्लीकेशन में चेंज करना है कि अब जो भी सॉफ्टवेयर है, मेरा सॉफ्टवेयर किसी भी कस्टमर का, किसी भी पर्सन का, एसएससी का टैक्स कैसे कैलकुलेट करे। तो मेरे प्रोसेसिंग वाले लेयर में डिफरेंस आएगा। तो मीन्स मैम आप, हाँ जी बोलो बोलो। तो इसमें मेंटेनेंस इजी हो गई ना, क्योंकि हमने टियर 2 में पढ़ा कि मेंटेनेंस इजी होती है। नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर, नहीं बेटा, सॉफ्टवेयर को चेंज करना इजी हो गया है, लेकिन मेंटेनेंस का मतलब ये सर्वर्स को मेंटेन करना, सर्वर का आपस में लिंक बिठाना, दैट इज डिफिकल्ट। उस सेंस में ओके, वो मेंटेन बोल रहा है। ठीक है, हाँ, मीन्स इसको मैं सीधी बात करूँ ना, इम्प्लीमेंट अगर आपको 2 टियर अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करवाना हो ना तो बहुत इजीली इम्प्लीमेंट हो जाता है। अगर आप उनको बोलो ना 3 टियर इम्प्लीमेंट करवाना है तो वो एक तो बहुत कॉम्पिटेंट टीम चाहिए होती है, और इन सभी का कनेक्शन आपस में बिठाना दैट इज टू डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है आपस में डेटाबेस चेंज इजी एप्लीकेशन। होता है। हाँ हाँ, ये है कि हाँ सिर्फ एप्लीकेशन लेयर को चेंज करना मींस सॉरी सॉफ्टवेयर को चेंज करना इजी होता है इस केस में, जबकि वो 2 टियर में डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि 2 टियर में जब जैसे ही चेंज करने जाऊंगी, क्योंकि दोनों चीजें एक ही जगह पर है, तो डेटाबेस को भी मेरे को छेड़ना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे डेटाबेस को छेड़ना ही नहीं पड़ रहा, सिर्फ एप्लीकेशन में, क्योंकि दोनों सर्वर ही अलग है। ठीक है, इसमें मैं इसको छेड़ती भी नहीं हूँ, जहां पर चेंज कर देती हूँ, इसलिए सॉफ्टवेयर चेंज करना इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए मैं एक बार समझा दूं। इसमें जो आपको दिया हुआ है, जितना मैं आपको अंडरलाइन करवाऊं वही करना, नहीं तो आपको फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जो चीज नहीं अंडरलाइन करवाऊंगी मत पढ़ना, उसको ना समझ आएगी, फिर और कंफ्यूज हो जाओगे। 3 tier architecture is a software design pattern and well established software architecture। बताया कि वेल एस्टेब्लिश है, आजकल बहुत यूज होता है। 3 tiers में कौन कौन सी टियर होती है? प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन
एंड डेटा, 3 टियर होती है। 3 टियर आर्किटेक्चर इज ए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, एक ऐसा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है इन विच, जिसमें फंक्शनल प्रोसेस लॉजिक, जिसमें जो लॉजिक है प्रोसेसिंग वाला, डेटा एक्सेस जो डेटा है, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज एंड यूजर इंटरफेस आर डेवलप्ड एंड मेंटेन एज इंडिपेंडेंट मॉड्यूल। ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं। जो मेरे प्रोसेसिंग और डेटा एक्सेस है वो अलग होगा, मेरी स्टोरेज अलग होगी, मेरा यूजर इंटरफेस अलग होगा, ये तीनों इंडिपेंडेंट होंगे। अगर मुझे यूजर को जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है सिर्फ उसमें चेंज करना है, मैं सिर्फ इस लेयर को छेड़ूंगी। अगर मुझे प्रोसेसिंग में चेंज करना है, मैं सिर्फ इस लेयर को छेड़ूंगी। अगर मुझे बैकएंड पे पहले मेरा हिरारिकल डेटाबेस मॉडल यूज होता था, अब मुझे ओडीबीएमएस करना है, तो मैं इन दोनों को नहीं छेड़ूंगी, मैं सिर्फ इसको छेड़ूंगी। ठीक है, तो अलग अलग है, इंडिपेंडेंट होती है। फर्स्ट प्रेजेंटेशन टेयर के बारे में बता रहा है, कहता है दिस ऑक्यूपाइज द टॉप लेवल, सबसे ऊपर होती है, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सर्विसेज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। वेबसाइट पे जो भी सर्विसेज है वो आपको दिखाता है। जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग जब आप खोलते हो वेबसाइट पे, तो जो बैंक आपको सर्विस देता होगा उसके बटन्स वो दिखाएगा आपको। दिस टेयर कम्युनिकेट्स विद अदर टेयर्स, ये टेयर दूसरी टेयर्स के साथ कम्युनिकेट करती है बाय सेंडिंग रिजल्ट्स टू द ब्राउजर एंड अदर टेयर्स इन द नेटवर्क। ब्राउजर के थ्रू सेंडिंग मींस हम जो भी डालते हैं वो ब्राउजर को देता है, और फिर ब्राउजर के थ्रू वो अदर टेयर्स को वो हमारी रिक्वेस्ट सेंड कर देता है। ऑब्वियसली अगर हम वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं तो वेबसाइट के थ्रू एक्सेस करेंगे, तो वेबसाइट किस पे रन होती है? ब्राउजर। तो ब्राउजर देखता है आप कौन सी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, ब्राउजर के पास जाती है और ब्राउजर दूसरी 2 टियर्स को वो रिक्वेस्ट आपकी सेंड कर देता है। फिर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इसको हम मिडल टियर भी कहते हैं, नाम याद रखना, एमसीक्यू में पूछता है। लॉजिक टियर भी कहते हैं और बिजनेस लॉजिक भी कहते हैं। तो इसलिए इसको क्या क्या किया जा रहा है, बीच में आती है इसलिए मिडल टियर। लॉजिक टियर क्योंकि ये प्रोसेसिंग करती है, बिजनेस लॉजिक जो भी एप्लीकेशन का प्रोसेस होगा वो यही एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको ये 3 नाम से भी बुलाते हैं। दिस टियर इज पुल्ड फ्रॉम द प्रेजेंटेशन टियर। ऑब्वियसली रिक्वेस्ट किससे लेती है? प्रेजेंटेशन टियर से रिक्वेस्ट लेती है। इट कंट्रोल्स एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी बाय परफॉर्मिंग डिटेल्ड प्रोसेसिंग, पूरी डिटेल्ड प्रोसेसिंग यहीं पर एग्जिस्ट करती है। इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, बिजनेस लॉजिक और डोमेन लॉजिक इज ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम that encodes the real world business rules that determines how data can be created, displayed, stored and changed। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपके स्लैब रेट में चेंज हो गया, रियल वर्ल्ड में कुछ चेंज हुआ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये प्रोग्राम का ऐसा पार्ट है that encodes the real world business rule। अब रियल वर्ल्ड में बिजनेस रूल क्या है? वो स्लैब रेट है, सरचार्ज है, वो सब कुछ है। That determines how data can be created। अब वो डिटर्मिन करेगा, उस रूल के अकॉर्डिंग डिटर्मिन करेगा कि डेटा को कैसे क्रिएट करना है, कैसे दिखाना है, और कैसे कौन सा डेटा, कैसे टेक्स्ट बनेगा, कितना टेक्स्ट बनेगा, उसको स्टोर करना है, और कौन कौन से जो आपका जो टीडीएस डिडक्ट होगा, कितना रेट लगेगा, किस परसेंटेज चलेगा, वो सब कुछ लॉजिक कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा? इस लेयर में। अल्टीमेटली एप्लीकेशन लेयर इज व्हाट? ये बिजनेस रूल्स हैं, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग ये क्या करता है? आपके डेटा को प्रोसेस करता है। दैट्स इट। एक सिंपल वर्ड में बोलूं तो ये क्या करता है कि कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग आपके डेटा को क्रिएट, डिस्प्ले, स्टोर करके दिखाता है। फिर डेटाबेस टेयर क्या करती है? जो भी एप्लीकेशन टेयर से डेटा आता है उसको स्टोर करके रखती है। दिस टेयर हाउसेस द डेटाबेस सर्वर वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर और रिट्रीव, यहाँ स्टोर भी की जा सकती है और यहाँ से ली भी जा सकती है। सिर्फ स्टोर नहीं करता, वो इंफॉर्मेशन अगर क्लाइंट को चाहिए हो तो वो क्लाइंट को वापस भी देता है। डेटा इसमें क्या होता है? केप्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन सर्वर। अब प्रोसेसिंग यहाँ नहीं होती, इसलिए डेटा मेरा एप्लीकेशन सर्वर से इंडिपेंडेंट होता है। और इसमें लाइन आपने करनी है ये वाली, बीच वाला ये पार्ट नहीं करना, ये पार्ट नहीं करना। नेक्स्ट देखो, the data access layer should provide an application programming interface
to the application tier that expose the method of managing and storing the data without exposing. अरे समझाती हूँ, बहुत लंबा है. API याद है आपको? API यस मैम. क्या होता है? API एप्लीकेशन मैम प्रोग्रामिंग इंटरफेस. मैम वो हार्डवेयर की इंडिपेंडेंसी थी ना कि आज हाँ अभी हार्डवेयर के साथ कंपैटिबल बनाने पड़ते थे पहले ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, हाँ बट देखो एपीआई की वजह से वो खुद कंपैटिबल हो जाता है. हाँ, तो इट मीन्स के वो यहाँ पर वही बात की हुई है कि जो डेटाबेस सर्वर होता है, ठीक है, उसमें डेटा कैसे स्टोर है, मतलब कैसे उसने स्टोर करके रखा है, हमें वो जानने की जरूरत नहीं है. कि देखो अब ध्यान से इस लाइन को पढ़ो. द डेटा एक्सेस लेयर should provide an application programming interface to application layer. मीन्स यहाँ पर API होता है. अब जो एप्लीकेशन टेयर है ना, एप्लीकेशन टेयर को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि पीछे जो डेटा स्टोर होगा वो ODBMS में है या वो हिरारिकल में है या नेटवर्क मॉडल में. इनमें क्या आ जाता है? एक API द्वारा से द डेटा एक्सेस लेयर, जो डेटा एक्सेस लेयर होगी वो क्या प्रोवाइड करेगी? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. किसको? एप्लीकेशन टेयर को. एप्लीकेशन टेयर को प्रोवाइड करेगी दैट एक्सपोज. और ये एप्लीकेशन API जो है क्या मेथड्स ऑफ मैनेजिंग एंड स्टोरिंग डेटा without exposing and creating dependency on data storage mechanism. मीन्स API ये कहता है वो ऐसे मेथड्स एप्लीकेशन टेयर को देता है जिससे एप्लीकेशन टेयर को जो डेटा चाहिए होता है वो इजीली यहाँ से क्या कर लेता है? एक्सेस कर लेता है. मीन्स उसकी डिपेंडेंसी इस पे नहीं होती. एप्लीकेशन टेयर को इतना नहीं सोचना पड़ता कि बैक एंड पे डेटा किस फॉर्म में स्टोर होगा, कि मतलब किस तरह से स्टोर होगा, कि फाइल की फॉर्म में होगा, टेबल की फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगा. ये सब कुछ जो एप्लीकेशन टेयर ने डेटा मंगवाया है, जिस फॉर्म में डेटा मंगवाया गया है, API अपने आप उसको चेंज करके किसको दे देता है? एप्लीकेशन टेयर को दे देता है. तो मीन्स आपकी जो डेटा एक्सेस लेयर है ना, वो API प्रोवाइड करती है किसको? एप्लीकेशन टेयर को. कितना याद रखना है? आपकी डेटा एक्सेस लेयर क्या प्रोवाइड करती है? API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस किसको प्रोवाइड करती है? आपके एप्लीकेशन लेयर को. तभी तो मैंने आपको उस टाइम समझाया था ना कि आज के डेट में जो एप्स बनती हैं क्यों इतनी इजीली बनती हैं? क्योंकि ये DBMS है ना, DBMS ने सारा डेटा स्टोर कर रखा है. आपको सिर्फ एक लॉजिक लगाना है कि इसको एक्सेस कैसे करना है. सिर्फ एक एप्लीकेशन प्रोग्राम ही तो बनाना है. अब एप्लीकेशन प्रोग्राम मैंने जो एप्लीकेशन प्रोग्राम बना दिया, अब ये जो है किसके साथ इंटरेक्ट करता है? API अपने आप पीछे से डेटा उठा के किसको दे देगा? एप्लीकेशन टेयर को. इसलिए एप्लीकेशन टेयर को ज्यादा जो है डेटा बैकएंड से लेने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. ये लिखा हुआ है उसमें, ये लाइन आपने याद रखनी है. इसमें इतना याद रखना कि डेटा एक्सेस लेयर API देता है किसको? एप्लीकेशन लेयर को. दैट्स इट. इतना याद रखना है इसमें. अब मैं अगर इसको कंक्लूड करूं तो 3 टियर आर्किटेक्चर, 3 लेयर्स होती हैं. क्लाइंट होता है, सर्वर होता है और डेटाबेस सर्वर. 3 तरह के होते हैं. आर इन्वॉल्व इन दिस. द क्लाइंट सेंड्स ए रिक्वेस्ट. हम किसको? एप्लीकेशन सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं. वेयर द सर्वर सेंड्स अ रिक्वेस्ट. किसको भेजता है? वो डेटाबेस सर्वर को फॉर डाटा. बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट द डेटाबेस सेंड बैक टू द डेटा टू सर्वर. फिर वो उस रिक्वेस्ट के बेस पर डेटाबेस सर्वर, जो बैकएंड पे डेटाबेस सर्वर है, वो किसको रिक्वेस्ट डेटा दे देता है? एप्लीकेशन. एप्लीकेशन लेयर किसको डेटा दे देती है? प्रेजेंटेशन. और प्रेजेंटेशन लेयर उसको दिखाती है किसको? आपके कस्टमर को या जो भी क्लाइंट है उसको वो दिखाती है. मीन्स आपको तीनों का कम्युनिकेशन बताना है. तो 3 लेयर्स बतानी है आपको. कौन कौन सी लेयर्स बतानी है? प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन टॉप लेयर होती है जो कि क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करती है. एप्लीकेशन टेयर जहां पर एक्चुअल प्रोसेसिंग एग्जिस्ट करती है. डेटाबेस टेयर जहां पर एक्चुअल में डेटा स्टोर और रिट्रीव होता है. और जो हमारी डेटा एक्सेस लेयर है वो API देती है किसको? एप्लीकेशन लेयर को. अगर मैं कंक्लूड करूं तो 3 होते हैं: प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, डेटाबेस. जहां रिक्वेस्ट इसको आती है, यहाँ से इसको, ये वापस इसको देता है, फिर यहाँ से वापस इसको. बस दिस इज द ऑल अबाउट 3 टियर आर्किटेक्चर. इतना याद रखना है. फायदे
एडवांटेजेस बहुत बार पूछे गए हैं। पहला फायदा, क्लियर सेपरेशन ऑफ यूजर इंटरफेस कंट्रोल, डेटा प्रेजेंटेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन लॉजिक। एप्लीकेशन लॉजिक या डेटाबेस से आपका जो यूजर इंटरफेस कंट्रोल है वो सेपरेट होता है, तीनों चीजें सेपरेट होती, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम किसी भी लॉजिक या डेटा से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होते, हम डेटा से थ्रू एप्लीकेशन टेयर इंटरेक्ट होते हैं। कहते थ्रू दिस सेपरेशन more clients have access to the wide variety of a server application। अब कितने भी clients आगे लगा दो, wide variety क्या, ATM के थ्रू चाहे एक्सेस करो उसको, चाहे आप उसको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू एक्सेस करो अपने बैंकिंग सर्विसेज को, चाहे आप मोबाइल ऐप से, मींस वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स आप अटैच कर सकते हो, किसके साथ, इस एप्लीकेशन सर्वर के साथ, क्योंकि दोनों सेपरेट है और इससे डेटाबेस सर्वर भी अलग है, इसलिए यहाँ पर इतने सारे क्लाइंट्स को अटैच करने से मेरा सर्वर हैंग भी नहीं होगा, क्लियर सेपरेशन होता है। डायनेमिक लोड बैलेंसिंग क्या होता है कि परफॉर्मेंस अगर जो है वो अगर मींस जैसे मैंने कहा कि बिग बिलियन डे, उस दिन क्या होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स जो है फ्लिपकार्ट की जो है साइट को एक्सेस करते हैं या अमेजोन की साइट को एक्सेस करते हैं, तो क्या होता है इसमें बहुत प्रोसेसिंग करनी होती है, तो क्या करते हैं प्रोसेसिंग के लिए एक और सर्वर, जहां पर अब डेटा थोड़ी ट्रांसफर करना है, सिर्फ प्रोसेसिंग ही तो करवानी है, तो लोड बैलेंसिंग मींस एक और सर्वर बीच में लगा दिया जाता है जो सिर्फ क्लाइंट्स के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, डेटा तो दोनों यही एक्सेस करते हैं, मींस डेटाबेस की कॉपी नहीं बनानी पड़ती आपको। अगर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डिटेरियोरेट हो रही है तो आप अपने जो प्रोसेसिंग है वो दूसरे सर्वर पर शिफ्ट कर सकते हो इजीली। वैसे ये पता कैसे शिफ्ट होती है, ग्रिड कंप्यूटिंग के थ्रू, तो ये आपको तब समझ आएगा जब मैं आपको ग्रिड कंप्यूटिंग करवा दूंगी। तो ग्रिड कंप्यूटिंग करना इस टीयर में बहुत ही ईजी होता है, ग्रिड कंप्यूटिंग हम उनमें नहीं कर सकते, 2 टीयर में पॉसिबल नहीं हो पाती। कहता है इफ bottlenecks in terms of performance अगर परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट हो रही है, the server process can be moved to other server। हम जो है सर्विसेज दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं, किसी और सर्वर को बोल देते हैं कि वो भी साथ में प्रोसेसिंग करेगा, वो ग्रिड कंप्यूटिंग के थ्रू होती है, वो बीच में आएगा। चेंज मैनेजमेंट मैंने आपको बताया ना, कुछ भी चेंज करना हो तो बहुत इजी, एप्लीकेशन में कुछ चेंज करना हो, मुझे बताओ, एक बार बताओ, अगर मेरा जो बैकएंड पे ये डेटाबेस है वो RDBMS में स्टोर है मॉडल में, अब मुझे ODBMS करना है, तो क्या मुझे यहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे, यहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे, तो मीन्स किसी भी वर्जन को चेंज करना है, जो कोई नए कंपोनेंट ऐड करना है, यहाँ पर मुझे इंटरनेट बैंकिंग का ऐप बनानी है, बहुत इजीली कर सकते हो, तो इट इज वेरी इजी इन केस ऑफ 3 टियर, कहते इट इज इजी and faster to exchange a component on the server than to furnish numerous PC with a new program। किसी भी न्यू प्रोग्राम वर्जन के थ्रू आप नंबर ऑफ पीसीस को एकदम से चेंज कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ एक लेयर को चेंज करना पड़ेगा, बाकी 2 लेयर्स डिस्टर्ब नहीं होती इसमें। नुकसान तो मैंने आपको बता ही दिया, एक तो मैंने आपको बता दिया कि इसको मेंटेन, थर्ड वाला पढ़ रही हूँ, मेंटेनेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मेंटेनेंस टूल्स आर करंटली इनएडुकेट, इतने हमारे पास इनको मेंटेन करने के लिए इतने टूल डेवलप नहीं है, इसलिए इस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और जो करंट टूल्स हैं वो इमेच्योर है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मैंने बताया ना बहुत ही कॉम्पिटेंट टेक्निकल टीम चाहिए होती है जब आपको 3 टियर लगाना पड़ता है, और उनका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए जब वो ऐसे सिस्टम को लगाते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, इस आर्किटेक्चर को डेवलप करते हैं। तो आज की डेट में जो डेवलप भी करते हैं ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड डेवलप करते हैं कि कहीं फॉल्ट आ जाए तो उसको सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल होता है। इट क्रिएट्स एन इंक्रीज्ड नीड ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजमेंट, सर्वर लोड बैलेंसिंग एंड फॉल्ट टॉलरेंस। ऑब्वियसली यार नेटवर्क ट्रैफिक 2 तरह से होगा, एक नेटवर्क यहाँ पर आ रहा है, एक नेटवर्क यहाँ पर आ रहा है, बैक 2 तरह के नेटवर्क ट्रैफिक को उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो दीज आर द, और सर्वर लोड बैलेंसिंग करने के लिए मैंने आपको बताया ग्रिड कंप्यूटिंग, वो भी एक बहुत डिफिकल्ट टेक्निक है जिसको करना है। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम 3 टियर लगाते हैं। तो 3 टियर में आप बताइए, यहाँ पर ना ये बताया नहीं गया, इसके एडवांटेज में ये नहीं बताया गया, यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी ज्यादा होती है, आप लिख सकते हो मोर डेटा सिक्योरिटी, उसने नहीं बताया बट ज्यादा सिक्योरिटी होती है। और डिसएडवांटेजेस में आप लिख सकते हो
इसमें नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजमेंट ज़्यादा क्रिएट होगी क्योंकि दो तरह से ट्रैफिक को मैनेज करना होता है, एक तो क्लाइंट से जाएगा एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन से डेटाबेस। और आज की डेट में जितने टूल्स हैं वो इमेच्योर है, इतने ज़्यादा अच्छे टूल्स नहीं हैं जिसके थ्रू हम इजीली अपने इस आर्किटेक्चर को डेवलप कर सकें। ये थर्ड, और इसको मेंटेनेंस टूल करंटली इनएडुकेट है, इसलिए मेंटेनेंस करना भी हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो तीन डिसएडवांटेज है और ऊपर आपको जो है तीन ही आपको एडवांटेज दिए हुए हैं। एडवांटेज में क्लियर सेपरेशन होता है, आप लोड को बैलेंस कर सकते हो। देखो ये पहले एडवांटेज में दिया है, यहीं पर ये डिसएडवांटेज में भी दिया है, क्योंकि लोड बैलेंस करने के लिए कोई टूल चाहिए और टूल अभी इनएडुकेट है इसलिए हो नहीं पाता, कोई डिसएडवांटेज। और कोई किसी भी कंपोनेंट को चेंज करना हो इजीली कर सकते हो, चेंज मैनेजमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर टू टाइप्स के आर्किटेक्चर करना है, 2 tier एंड 3 tier, राइट। जो ई कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स का मैं एक बार दिखा देती हूँ। ई कॉमर्स जो है कौन सा आर्किटेक्चर यूज करते हैं, ई कॉमर्स जितनी ई कॉमर्स साइट्स है सारी की सारी 3 tier आर्किटेक्चर्स को यूज करती हैं। मैं आपको बता देती हूँ कैसे। कहता इस फिगर में ई कॉमर्स आर्किटेक्चर वाइड इंटरनेट के थ्रू ये आर्किटेक्चर कैसे डेवलप होता है और कौन कौन सी लेयर्स होती हैं वो उसने बताई हैं। ई कॉमर्स आर्किटेक्चर वाइड इंटरनेट आए, आंसर ये होगा। पहली लेयर कौन सी होगी, क्लाइंट या यूजर इंटरफेस। हमारा यूजर इंटरफेस कौन सा होता है, या तो हम कोई भी ब्राउजर वगैरह इंटरनेट के थ्रू, ये एक वेब सर्वर आएगा, वेब ब्राउजर आएगा एंड इंटरनेट, इसके थ्रू हम क्लाइंट को अपना जो है प्रेजेंटेशन लेयर दिखा सकते हैं। जैसे एग्जांपल, वेयर यूजर बाय ए मोबाइल फोन फ्रॉम द ई कॉमर्स मर्चेंट, इट इंक्लूड्स, कौन कौन आएगा, यूजर, वेब ब्राउजर के साथ मुझे इंटरनेट भी चाहिए और वेब सर्वर भी चाहिए, सर्वर जो मेरी रिक्वेस्ट लेगा। तो पहले क्लाइंट और यूजर इंटरफेस के लिए ये वाली लेयर आएगी प्रेजेंटेशन, अल्टीमेटली ब्राउजर मुझे प्रेजेंटेशन लेयर देगा। दिस लेयर helps the e-commerce customer to connect e-commerce merchant, ये हेल्प करेगा, ये वाली लेयर क्लाइंट या यूजर इंटरफेस लेयर जिसमें ये तीन कंपोनेंट है, ये मुझे हेल्प करेगा कि मैं ई कॉमर्स मर्चेंट के साथ कनेक्ट हो पाऊंगी। फिर एप्लीकेशन लेयर आएगा। अच्छा, एप्लीकेशन लेयर क्या, प्रोसेसिंग करेगा जो, तो अल्टीमेटली इसका प्रोसेस क्या होता है, पर्पस क्या होता है, मैं पहले पर्पस बता रही हूँ। थ्रू दिस एप्लीकेशन कस्टमर लॉग्स टू मर्चेंट सिस्टम, ठीक है, इसके थ्रू हम उसके सिस्टम में लॉग इन करेंगे, मीन्स वो मेरा पासवर्ड और यूजर आईडी चेक करेगा, अगर करेक्ट होगा तो वो मुझे लॉग इन करने देगा, प्रोसेस करेगा ना पहले। दिस लेयर अलाउ कस्टमर टू चेक द प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन द मर्चेंट वेबसाइट, फिर मैं डिफरेंट जो है प्रोडक्ट लिस्ट जो भी है, प्राइसेस, वो सारे चेक करूंगी यहाँ पर, तो ये मुझे ये हेल्प करेगा। तो एप्लीकेशन लेयर जो है, क्या क्या एप्लीकेशन लेयर में क्या क्या आएगा, एप्लीकेशन सर्वर, ऑब्वियसली ये तो आएगा ना, कोई भी बैकएंड सर्वर और कुछ होगा जो ट्रैफिक कंट्रोल करता है वो भी आएगा। इन द सेम एग्जांपल इट इंक्लूड्स ई मर्चेंट, जो मर्चेंट होगा, फ्लिपकार्ट जो होगा वो भी आएंगे, रीसेलर्स, हो सकता है फ्लिपकार्ट के पास वो प्रोडक्ट नहीं है, उसने किसी और के साथ कांटेक्ट किया हुआ है, वो भी, उसके भी सारे एप्लीकेशन, और लॉजिस्टिक पार्टनर जो मेरे प्रोडक्ट को लेके आएंगे, ये सारे एप्लीकेशन लेयर में इंक्लूड होते हैं। तो क्योंकि जैसे मैं प्रोडक्ट को ऑर्डर करती हूँ तो वहां पर आप देखो कि आ जाता है ना कि मेरे को कितने दिनों के बाद ये प्रोडक्ट डिलीवर होगा, तो कितने दिनों के बाद डिलीवर होगा, तो वो लॉजिस्टिक पार्टनर जो होते हैं उनकी साइट, उनकी एप्लीकेशन के साथ भी रिलेट होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ओके, लास्ट आ गई डेटाबेस लेयर। दिस लेयर पर्पस क्या होता है, एक्सेसिबल टू यूजर थ्रू एप्लीकेशन, यूजर डेटाबेस के साथ कैसे एक्सेस करता है, थ्रू एप्लीकेशन लेयर, इसके थ्रू। इसमें क्या स्टोर होता है, स्टोर हाउस वेयर ऑल डेटा रिलेटिंग टू प्रोडक्ट एंड प्राइसेस केप्ट, यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल रखी होती है, वो होती है हमारी डेटाबेस लेयर। अब देखो इसका ये वाला एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पर हूँ, मान लो मैं कोई भी साइट पर प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ, तो मैं जैसे ही ऑर्डर प्लेस करती हूँ तो देखो बीच में है एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर किस किस के साथ कनेक्ट होगी, मेरे वेयर हाउस के साथ भी कनेक्ट होगी, ठीक है, जहाँ पर डेटा पड़ा हुआ है, मेरे गेटवे, मेरा पेमेंट गेटवे के साथ भी कनेक्टेड होगी, और मेरे लॉजिस्टिक सिस्टम के साथ भी कनेक्टेड होगी,
क्योंकि उसने जैसे मैं ऑर्डर प्लेस करती हूँ उसने 3 चीजें दिखानी है। एक तो कि प्रोडक्ट है कि नहीं, ठीक है, प्रोडक्ट आपका बुक हो चुका है। सेकंड, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, ये भी दिखानी है। यहाँ पर प्रोसेसिंग हुई, यहाँ पर फिर मुझे ऑर्डर किस दिन मिलेगा, मीन सभी के साथ वो रिलेट होगा, तो एप्लीकेशन लेयर सभी के साथ होती। और एंड में नीचे क्या पड़ी होती है, डेटाबेस, जहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट की लिस्ट और प्रोडक्ट के प्राइस स्टोर होते हैं, दैट्स इट। तो ये होता है इंटरनेट के थ्रू आप किसी भी ई कॉमर्स के आर्किटेक्चर को कैसे एक्सेस करते हो। 3 लेयर्स के बारे में बताया हुआ है, बाकी मोबाइल का मैं आपको कल बताऊंगी। अब सिर्फ मैंने आपको आर्किटेक्चर समझाया है, अब आप समझेंगे। अच्छा, एक काम आपने करके देखना है, कल मैं आपसे पूछूंगी, एक आपने ना एग्जाम्पल केस स्टडी ये पढ़ के रखना है, बस। कुछ पूछूंगी इसके रिगार्डिंग, कुछ नहीं है, कहानी सी है, पढ़ लेना बस यहाँ तक। मॉडल ये कौन से पेज पे है? दिस इज ऑन पेज नंबर 4.37। मॉडल ऑपरेंडी क्या होता है भाई, लॉ की लॉ पढ़ा हुआ है, क्या होता है मॉडल ऑपरेंडी, बताओ ना। शैतान, कुछ नहीं बता। अरे कैसे ऑपरेशन करते हैं, मोड ऑफ ऑपरेशन, काम कैसे करते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉडस ऑपरेंडी। मीन्स चोरी करते हैं तो चोर ने कैसे मतलब चोरी की, उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या था। अल्टीमेटली वो उसका वो देखते हैं ना कि हर बार वो चोरी करने के लिए कौन सी टेक्निक को यूज करता है, मॉडस ऑपरेंडी, दैट इज कॉल्ड मॉडस ऑपरेंडी। लॉ की टर्म है। 2 मिनट स्टूडेंट, 2 मिनट। और ये बस आपने एक पढ़ लेना, आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि कैसे फ्लिपकार्ट पर कैसे काम होते हैं, तो उसके बाद मैं कंट्रोल्स के बारे में बात करूंगी आपसे। अच्छा, अब हम स्टडी करते हैं वर्चुअलाइजेशन, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है वर्चुअलाइजेशन। आप कभी आपने गूगल ड्राइव पर 2 GB 3 GB डेटा ऐसे लिया है? गूगल ड्राइव पर या आपके एप्पल फोन हो तो आपको 2 GB तो वैसे ही मिलता है। कभी आपने क्लाउड पे डेटा स्टोर किया, पहले ये बताओ। मैम एप्पल म्यूजिक खरीदा था तो उसके साथ मिला था। हाँ, तो आप उस पर डेटा स्टोर कर सकते हो ना, यस मैम। कोई भी अपनी फाइल अपलोड कर लेते हो, राइट, तो उसमें आपका जो है डेटा स्टोर रहता है। अगर आपको कुछ और भी डेटा स्टोर करना हो तो आप उनसे बाय कर सकते हो, वो स्पेस बाय कर सकते हो। तो मुझे बताओ, जब आप वो स्पेस बाय करते हो तो अल्टीमेटली आपका डेटा कहीं जाके स्टोर होता होगा, मीन्स किसी हार्ड डिस्क में तो जाके स्टोर होता होगा, ऐसे ही होता होगा ना। जैसे 2 GB है, उसने 2 GB आपको डेटा दिया, सॉरी स्पेस दिया। अब 2 GB कहीं किसी हार्ड डिस्क पर ही तो दिया होगा, क्या उस हार्ड डिस्क पर किसी और भी जो यूजर का डेटा है वो आपको दिखाई देता है कि सिर्फ आपको अपना ही दिखाई देता है? अपना ही दिखाई देता है ना, कभी किसी और का डेटा तो नहीं दिखाई देता। आपको पता है पीछे हार्ड डिस्क तो एक ही होती है, लेकिन उस हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट आपको दिया होता है, कुछ दूसरे यूजर को, कुछ मीन्स उसको डिवाइड किया होता है बहुत सारे पार्ट्स में, और ऐसे डिवाइड किया होता है कि आपको दूसरे की स्पेस नहीं दिखाई देती। देखो, आप अपने सिस्टम में जैसे ही लॉग इन करते हो तो आपके सिस्टम में जो हार्ड डिस्क है, सी ड्राइव है, ये डी ड्राइव है, आपको फुल दिखाई देती है कि इतना स्पेस है, इतना ऑक्यूपाई हो गया, इतना फ्री है, पूरा दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही आप क्लाउड पर स्पेस लेते हो, आपको पता है अगर आपको 2 GB दिया होता है तो वो 2 GB ही दिखाई देता है, उस पर जो फाइल्स पड़ी होंगी वो ही दिखाई देती हैं, दूसरी फाइल्स आपको नहीं दिखाई देती। ऐसा वो कैसे करते हैं? ऐसा वो वर्चुअलाइजेशन के थ्रू करते हैं, इसको बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का मतलब पता क्या होता है? वर्चुअलाइजेशन मीन्स आपके किसी फिजिकल डिवाइस को बहुत सारे लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देना और एक दूसरे से ऐसे सेपरेट करना कि एक यूजर दूसरे की स्पेस को एक्सेस ना कर पाए, दैट इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा डेटा
जिस हार्ड डिस्क पर पड़ा है वो हार्ड डिस्क कितने टेराबाइट्स की है या कितने गीगाबाइट्स की है, हम कभी नहीं जान पाते। तो इसको बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। अब आप कहोगे कि ये वर्चुअलाइजेशन मीन्स एक हार्ड डिस्क को हम ऐसे डिवाइड कैसे कर देते हैं। एक सॉफ्टवेयर आता है बेटा, एक सॉफ्टवेयर आता है VMware, या हम उसको हाइपरवाइजर भी कहते हैं। एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपनी फिजिकल मशीन को बहुत सारे लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फिजिकल मशीन जब फिजिकल कंपोनेंट को मींस हार्ड डिस्क को कर सकते हो और अपनी मशीन को भी कर सकते हो। मशीन को कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मुझे बताओ, आप अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल कर रखा है, विंडोज किया होगा, राइट? आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है, क्या एट ए टाइम दो ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने सिस्टम में खोल सकते हो? अगर विंडोज है, जैसे ही आपके देखो जनरली तो आपके सिस्टम में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो जैसे ही आप अपने लैपटॉप को ऑन करते हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखाई देता है। आप अगर एसएपी आपको सीखना हो, एसएपी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है, वो विंडोज पर नहीं चलता। उसको चलाने के लिए आपको अपने सिस्टम में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रखना पड़ेगा। अब अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको रखना पड़ेगा तो इट मींस कि आपके सिस्टम में दो ऑपरेटिंग सिस्टम होने चाहिए, एक लिनक्स होना चाहिए, एक विंडोज, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन विंडोज पे चलती है, लेकिन अगर आपको एसएपी चलाना है तो लिनक्स पे चलाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके सिस्टम में दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो सकते, हो सकते हैं, पर एट ए टाइम दोनों नहीं चलेंगे, या तो विंडोज चलेगा या लिनक्स चलेगा। अगर आपको एट ए टाइम दोनों चलाने हैं, उसका सोल्यूशन है वर्चुअलाइजेशन। मैंने एसएपी सीखा था, तो मुझे क्या, जो एसएपी इंस्टॉल करने के लिए मुझे इसमें लिनक्स चाहिए था अपने सिस्टम में। तो मैंने क्या किया, मेरे सिस्टम के दो टुकड़े कर दिए, फिजिकली नहीं, लॉजिकली। अब लॉजिकली मैंने अपने सिस्टम के दो टुकड़े कैसे किए, मैंने एक सॉफ्टवेयर लिया VMware नाम का, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, फ्री है। VMware को मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया। जैसे ही मैंने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, इसने मुझे पूछा कि देखो आपका प्रोसेसर जो है ना 2 गीगाहर्ट्ज का है, आपकी जो रैम है ना वो 8 GB की है, आपकी जो हार्ड डिस्क है ना वो 500 GB की है। उसने मुझे सारी मेरी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पहले बताई। फिर उसने मुझे बोला कि आपको इसको कितने लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड करना है। वो ऐसे नहीं बोलता लॉजिकल पार्ट्स, वो ये बोलता है कि आपको इसको कितनी वर्चुअल मशीन इसमें बनानी है, आप कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो मैंने उसको बोला कि मैंने इसको जो है 2 वर्चुअल मशीन 2 VMs में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम रखने थे। तो फिर उसने मुझे पूछा कि बताओ कि एक मशीन को कितना प्रोसेसर, कितनी रैम और कितनी हार्ड डिस्क दूं। मैंने उसको बोला कि दोनों मशीन को 50-50% दे देना। तो उसने क्या किया, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मीन्स ऐसे दो मशीन मेरे डेस्कटॉप पे बन गई, ऐसी छोटी छोटी दो मशीन बन गई। इसको 1 गीगाहर्ट्ज दे दिया, इसको भी 1 गीगाहर्ट्ज दे दिया, इसको रैम 4 GB दे दी, इसको भी 4 GB दे दी, इसको 250 GB दे दी, इसको भी 250 GB। ऐसे दो मशीन मेरे डेस्कटॉप पे बन गई। अब मैंने इसको ऑन किया, जैसे ही ऑन किया ना एक ब्लैंक स्क्रीन खुला, फिर उस पर मैंने लिनक्स इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। और इस सिस्टम में मैंने यूनिक्स इंस्टॉल कर दिया। मैंने, ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करती थी विंडोज खुला होता था, उस पर लिनक्स भी खुल जाता था। इसको क्लिक करती थी पीछे लिनक्स भी खुला, यूनिक्स भी खुल जाता था। मीन्स एट ए टाइम एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैं अपने सिस्टम में इंस्टॉल करवा सकती हूँ, ऑपरेट करवा सकती हूँ थ्रू वर्चुअलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। तो तो अल्टीमेटली फिर उसने उसने क्या किया था, एक पे विंडोज चला रहा था, मीन्स हाफ जो है मेरा सिस्टम का हाफ पार्ट उसने विंडोज को दे दिया था और हाफ जो है लिनक्स को दे दिया था। तो ऐसे दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे इसमें चल रहे थे। लिनक्स में मैंने एसएपी तो इंस्टॉल इसमें कर दोनों लिया। दो अनमोल बोलो मैम दोबारा। मैम अनमोल आवाज कट रही बेटा आपकी। लिख के बता दो या तो। किसी और को आ रही है अनमोल की आवाज? आकाश आपको आई? यस मैम आई। क्या पूछना चाह रहे हैं अनमोल?
अच्छा चलो मैं आगे चलती हूँ। देखो अनमोल, चांद तू चैट में लिख दो, मैं देख लूंगी। देखो इसमें क्या होता है, अल्टीमेटली कहाँ यूज होता है मैं आपको बताती हूँ। जो बिग बिग कंपनीज होती हैं वो एक सर्वर ले लेती हैं। सर्वर जो है वो हमारा ये नहीं होता, हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर है वो नहीं होते। आपने अगर सुना होगा तो कंप्यूटर्स की काफी टाइप्स होती हैं। मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर तो सैटेलाइट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है या साइंटिफिक वर्क करने के लिए यूज होता है। लेकिन जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे बैंक्स हो गया, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इनमें जो सर्वर्स बने होते हैं वो मेन फ्रेम्स में बने होते हैं। मेन फ्रेम एक कंप्यूटर होता है, वो बहुत बड़ा, मतलब कि उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, कितने ज़्यादा टेराबाइट की हार्ड डिस्क होती है, 10 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर होता है, रैम भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सिस्टम बहुत बड़े होते हैं और ये मल्टी यूज़र होते हैं। मैंने आपको मल्टी यूज़र बताया था। सिंगल यूज़र सिस्टम ये होता है कि एक प्रोसेसर उसके साथ एक ही मॉनिटर अटैच कर सकते हो। मल्टी यूज़र ये सिस्टम क्या होता है कि बैकएंड पे एक ही प्रोसेसर होता है पर इसके साथ मॉनिटर्स बहुत सारे अटैच होते हैं। अगर बड़ी कंपनी में जाओ ना, सिर्फ मॉनिटर्स लगे होते हैं, नीचे कोई वो नहीं पड़ा होता, उनके डब्बा से सीपीयू नहीं पड़ा होता, मॉनिटर्स होते हैं, वो बैकएंड पे सर्वर के साथ अटैच होते हैं, इसके साथ अटैच होते हैं। अब बात क्या आती है कि जो मेन फ्रेम है, अल्टीमेटली बैकएंड पे प्रोसेसर तो एक ही है ना। अगर ये वाले डिपार्टमेंट के जो यूजर्स हैं इनको विंडोज में काम करना है और इस डिपार्टमेंट वाले यूजर जो है इनको लिनक्स में काम करना है और इस डिपार्टमेंट वाले यूजर्स को यूनिक्स में काम करना है, तो पीछे प्रोसेसर एक है, एट ए टाइम जब लॉग इन होंगे तो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम खुलेगा। अब या तो इस कंपनी के पास ऑप्शन ये है कि 3 मेन फ्रेम सिस्टम ले ले और जो लिनक्स वाले हैं उनको लिनक्स इंस्टॉल करवा दे, जो यूनिक्स है उनको यूनिक्स, जो विंडोज है उनको विंडोज। उससे क्या होगा, मुझे कितने मेन फ्रेम कंप्यूटर लेने पड़ेंगे? 3। मेरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और अंडर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। मेन फ्रेम इतना तो जो है कैपेबल होता है कि वो तीनों की डिमांड्स एट ए टाइम सेटिस्फाई कर सके। पर प्रॉब्लम ये है कि एट ए टाइम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चल सकता है। फिर इसमें क्या किया जाता है कि इस वाले प्रोसेसर को, इस वाले सिस्टम को 3 लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। कैसे? उस सॉफ्टवेयर के, जिसको हम हाइपरवाइजर या VMware कहते हैं, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। एक आपके डेस्कटॉप पर एक वर्चुअल मशीन बन जाती है, एक यहाँ बन जाती है, एक यहाँ पर। यहाँ पर आगे लिनक्स लिख देते हैं, यहाँ पर यूनिक्स लिख देते हैं, यहाँ पर विंडोज। किसी को विंडोज में लॉगिन करना है तो इस मशीन पर क्लिक करेगा, किसी ने लिनक्स पे क्लिक करना है तो इस मशीन पर, यूनिक्स पे क्लिक करना है तो एट ए टाइम तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं। तो क्या हो गया, हमारा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया ना। किसके थ्रू? इसको कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। मैम वर्चुअलाइजेशन के थ्रू, हाँ जी बोलो। इसमें एक ही डेस्कटॉप पे तीनों इंटरफेस आ जाते हैं। एक ही डेस्कटॉप पे तीनों इंटरफेस, यस। ठीक है, मैं एट ए टाइम किसी, मुझे कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं है, मैं इजीली किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो नेविगेट कर सकती हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपका जो सिस्टम, हाँ अब एक ध्यान देना, जब मैं विंडोज में हूँ ना, तो विंडोज में जब मैं अपने कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन देखूंगी तो मुझे हाफ ही दिखेगी, मुझे फुल नहीं दिखेगी, मुझे दूसरी कॉन्फ़िगरेशन दिखेगी नहीं। ऐसे इसमें हूँ, इसको जितनी दे रखी होगी उतनी दिखेगी। मीन्स विंडोज का काम हार्ड डिस्क के जिस पार्ट पर स्टोर हो रहा है, लिनक्स वाला यूजर उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जो लिनक्स पर काम हो रहा है वो यूनिक्स या विंडोज वाला एक्सेस नहीं। मीन्स बीच में एक लेयर, एब्स्ट्रैक्शन, एक काल्पनिक लेयर बन जाती है जिससे कि दूसरा पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर पाता। ठीक है, उसको एब्स्ट्रैक्शन लेयर बोलते हैं। तो हाइपरवाइजर क्या करता है कि हमारे फिजिकल डिवाइस को लॉजिकल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अल्टीमेटली सच में तो नहीं उसने दो टुकड़े किए, उसने लॉजिकली उस फिजिकल जो डिवाइस थी उसके 2 टुकड़े कर दिए लॉजिकली, और बीच में एक लेयर से स्टैब्लिश कर देता है जिससे कि दूसरे सिस्टम वाला पर्सन ये नहीं जान पाता कि पहले वाले पर्सन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है या उसने हार्ड डिस्क पे क्या स्टोर कर रखा है। तो बीच में एक लेयर बन जाती है, एक सिक्योरिटी एक तरह से बन जाती है कि वो दूसरी तरफ जाने नहीं देता। तो
इसको बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। तो कंपनीज में यही यूज होता है। आप जब क्लाउड कंप्यूटिंग करते हो ना, स्टोरेज स्पेस लेते हो, तो अल्टीमेटली वो क्लाउड वालों ने एक बहुत बड़ी हार्ड डिस्क ले रखी होती है। उन्होंने, एप्पल वालों ने बहुत बड़ी हार्ड डिस्क लेके उनको 2 GB में डिवाइड कर दिया उस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो जैसे ही वो अपना जो मोबाइल सेल करते हैं तो उस यूजर को वो 2 GB एलोकेट कर देते हैं, और आपको कभी भी नहीं पता चलता कि अल्टीमेटली जो रियल हार्ड डिस्क है, जो वो फिजिकल डिवाइस है, वो कितने जीबी की है, क्योंकि आपको एलोकेशन सिर्फ इतने की हुई है। दिस इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन मीन्स आप अपने फिजिकल डिवाइस को लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, उसको बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। समझ आया थोड़ा सा क्या होता है? ठीक है। अगर आपको भी कभी भी ईआरपी सॉफ्टवेयर सीखना हो ना, तो आपके विंडोज पे नहीं चलेगा। तो अगर आप एसएपी की ट्रेनिंग लेते हो, जैसे अगर आप बिग ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप बिग 4 में जाओगे तो एसएपी की ट्रेनिंग, अगर आपने ट्रेनिंग अपने सिस्टम में लेनी है, तो वो आपके सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर के थ्रू एक वीएम मशीन इंस्टॉल कर देंगे, उसमें वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। तो अल्टीमेटली अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में चलेगा। तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन के थ्रू पॉसिबल होता है। तो वर्चुअलाइजेशन के थ्रू सिर्फ हम हार्डवेयर को नहीं वर्चुअलाइज करते। जब हम अपने पूरे सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। अगर मैं हार्ड डिस्क को डिवाइड कर देती हूँ, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। अगर मैं अपने नेटवर्क को कर देती हूँ, मतलब नेटवर्क में होता है कि मैंने मान लीजिए 500 Mbps का नेटवर्क ले लिया, ठीक है, 500 Mbps का नेटवर्क ले लिया, और मेरी कंपनी में 2 डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मैं चाहती हूँ कि इसको 250 Mbps दे दूं और इसको भी 250 Mbps की एक्सेस दे दूं, ठीक है। तो मैंने एक ही नेटवर्क, लेकिन उसकी स्पीड को ना मैंने 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया कि इसको 250 Mbps पे ये काम करेगा। या मुझे लगता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बहुत काम होता है इंटरनेट पे, तो मैं इसको 400 Mbps दे देती हूँ। इसका ज्यादा काम नहीं होता तो इसको 100 Mbps दे देती हूँ। मीन्स सेम नेटवर्क है, उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। इस सॉफ्टवेयर को आप नेटवर्क को भी वेरियस पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। मतलब जैसे आप हाईवे पे जाते हो ना, बीच में वो वाइट वाइट लेन्स बना देते, वाइट वाइट पेंट कर देते हैं, जिससे कि वो 3 या 4 जो है वो लॉजिकल लेन्स बना देते हैं। अलग रोड तो नहीं बनी ना, वो कहते हैं एक लेन में चलना है, ये आपके लिए सेपरेट लेन है। तो हाईवे एक है, लेकिन उसको 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि आप अपनी लेन में जो है सेफली जो है वो चले जाओ। वो अलग बात है, इंडिया में कोई फॉलो नहीं करता, अदरवाइज उन्होंने ये लेन्स तभी बनाई होती है कि हर एक के लिए देखो इतना पार्ट एलोकेट है, आप इसी लेन में चलेंगे। तो वो लॉजिकल पार्ट में सिंगल रोड नहीं बनाते, वो एक ही रोड को लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, इसका ऑपोजिट भी होता है। मीन्स मेरे पास नेटवर्क है, एक 100 Mbps का, एक 400 Mbps का, और एक 200 Mbps का। अभी जो मेरा डेटा जाना है ना, उसको बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए। अब Mbps मैंने बता रखी है, बैंडविड्थ होती है। बैंडविड्थ क्या होती है कि एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में आप कितने डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो, ये बैंडविड्थ है। अगर मुझे बहुत हैवी फाइल भेजनी है, तो मैं इन तीनों को कंबाइन करूंगी, कैसे? उस सॉफ्टवेयर के थ्रू। मीन्स आप डिफरेंट फिजिकल नेटवर्क को एक बड़े लॉजिकल नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, और एक बड़े फिजिकल नेटवर्क को डिफरेंट लॉजिकल नेटवर्क्स में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। दोनों तरह से ये काम करता है। क्लियर? अब देखो, आपने कहा कि मैम जैसे हार्ड डिस्क है, अगर मुझे 2 हार्ड डिस्क को एक ही हार्ड डिस्क दिखाना होगा, तो ये भी उसी के थ्रू होगा। एक हार्ड डिस्क में लॉजिकल पार्ट्स बनाने, मीन्स 2 फिजिकल हार्ड डिस्क को अगर 1 लॉजिकल दिखानी है तो भी इस सॉफ्टवेयर से होगा, और इससे ऑपोजिट एक फिजिकल को 2 लॉजिकल पार्ट्स में दिखाना है, वो भी उस सॉफ्टवेयर से होगा। ये काम है, बस वर्चुअलाइजेशन का काम यही होता है। फिजिकल को 2 लॉजिकल्स में दिखाना है, या 2 लॉजिकल को 2 फिजिकल को 1 लॉजिकल में दिखाना। दोनों ही तरह से ये काम करता है सॉफ्टवेयर। बहुत ज्यादा यूज होता है कंपनीज में, बहुत ज्यादा। ई कॉमर्स कंपनीज में आपका
और जितने भी क्लाउड कंप्यूटिंग वाले हैं बैंक्स में, सब जगह वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो चलिए एक बार रीड करते हैं जो मैंने आपको बताया। वर्चुअलाइजेशन होता क्या है? वर्चुअलाइजेशन मीन्स क्रिएट ए वर्चुअल वर्जन ऑफ ए डिवाइस। मीन्स उसकी कोई एक्चुअल नहीं, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? विच इज नॉट एक्चुअल बट एक्ट एज एक्चुअल। एक्चुअल नहीं होता पर काम वैसा ही करेगा जैसा एक्चुअल डिवाइस करती। और रिसोर्स सच एज सर्वर का हम वर्चुअल वर्जन बना सकते हैं, स्टोरेज डिवाइस का वर्चुअल वर्जन बना सकते हैं, नेटवर्क का बना सकते हैं और इवन एन ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बना सकते हैं। इन सभी का वर्चुअल वर्जन बनाया जा सकता है। Where the framework divide the resource means इस framework में होता क्या है, वो resource को divide कर देता है into one or more execution environment, एक से ज्यादा execution environments में divide कर देता है। Virtualization helps in cutting IT expenses. कैसे? अभी मैंने एग्जांपल से समझाया था ना कि मेरे 3 डिपार्टमेंट है, एक को लिनक्स में काम करना, एक यूनिक्स में, एक को विंडोज में। अगर वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट ना होता तो मुझे 3 मेन फ्रेम लेने पड़ते, तीनों को मेंटेन करना पड़ता। वर्चुअलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, एक ही मेन फ्रेम में तीनों ओएस चला रही हूँ, तो मेरे आईटी एक्सपेंस क्या हो गए, कट हो गए, राइट। इन एनहांसिंग सिक्योरिटी, एक ही प्लेस पे सब कुछ है तो सिक्योरिटी भी मेरी ज्यादा बढ़ गई। एंड ऑल्सो इन इंक्रीजिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मेरे काम करने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। अगर मुझे एक ऑपरेटिंग सिस्टम में दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में स्विच होना पड़ता है तो मैं इजीली, क्योंकि एक ही जगह पर है वो, मैं इजीली स्विच भी हो पाऊंगी। वर्चुअलाइजेशन रेफर्स टू टेक्नोलॉजी डिजाइन टू प्रोवाइड ए लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एक काल्पनिक लेयर बना देता है, किसमें? बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम एंड द सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन देम। जो सॉफ्टवेयर उस पर चल रहा है और जो कंप्यूटर का हार्डवेयर, उसमें एक काल्पनिक लेयर है, क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर जो है ओएस चल रहा है। अब मुझे उसमें 1 गीगाहर्ट्ज ही प्रोसेसर दिखाई दे रहा है, मुझे दूसरा तो दिखाई नहीं दे रहा। इस एक दोनों के बीच में एक एक्सट्रैक्शन लेयर बन जाती है कि जितना मुझे एलोकेट है ना, मुझे उतना ही दिखाई देगा। By providing a logical view of computer resources, मुझे एक लॉजिकल व्यू देता है rather than physical view। अब मुझे अगर 1 गीगाहर्ट्ज दिखाई दे रहा है तो वो लॉजिकल व्यू है, जबकि वो फिजिकली तो मेरी 2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है। Virtualization allow its user to manipulate their system operating system into thinking that group of server is a single pool of a computing resources। मीन्स ग्रुप ऑफ सर्वर जो है मैं एक सिंगल पोल में बना सकती हूँ। मैं आपको एक बात समझाती हूँ, इसका मतलब समझाती हूँ। देखो बैकएंड पे जो सर्वर होते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं, अभी मैंने आपको समझाया। एक डेटाबेस सर्वर, ठीक है, और एक एप्लीकेशन सर्वर। अब जो डेटाबेस सर्वर है ना, मेरा डेटाबेस जो है वो लिनक्स सिस्टम में चलेगा और जो मेरा एप्लीकेशन सर्वर है वो विंडोज में चलेगा। रखना मुझे दोनों को सेपरेट है, लेकिन मेरा जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, उसमें मैं जो दोनों सर्वर बना सकती हूँ क्योंकि उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों को बनाने के लिए इनको रखना तो सेपरेट सेपरेट है। अब फिजिकली सेपरेट नहीं कर रही मैं, कैसे कर रही हूँ, लॉजिकली सेपरेट कर रही हूँ। अब आप कहो वो तो अलग अलग मशीन का, अरे अलग अलग ही है, लॉजिकली सेपरेट है, अलग अलग ही एक्सेस होंगे, क्योंकि मैंने उसको VMware के साथ क्या कर दिया है, उस मशीन को क्योंकि मशीन बहुत ज्यादा कैपेसिटी वाली थी, अलग अलग मेन फ्रेम लेने की जरूरत नहीं है। एक मेन फ्रेम में ही 2 सर्वर बना लो, एक डेटाबेस बना लो, एक एप्लीकेशन, मींस कंसोलिडेट हो गए ना सर्वर्स, एक जगह पर आ गए। तो ये भी आपका वर्चुअलाइजेशन करता है। क्या करता है, ग्रुप ऑफ सर्वर्स को एक सिंगल पूल ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज में आप रख सकते हो, ग्रुप ऑफ सर्वर्स को, थ्रू वर्चुअलाइजेशन। और conversely allow its user to run multiple operating systems simultaneously, single machine। आप कितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी सिंगल मशीन पर चला सकते हो। बताओ इस पैराग्राफ को अब समझ आई है आपको, क्या बताया रखा है उसमें? ठीक है, चलिए फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ए वर्चुअलाइजेशन बताया हुआ है उसने। द कोर कंसेप्ट ऑफ ए वर्चुअलाइजेशन, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पार्टीशन करना है। किसका पार्टीशन करना है, एक सिंगल फिजिकल सर्वर को मल्टीपल लॉजिकल सर्वर्स में डिवाइड करना, बस इसका यही मेन पर्पस होता है। फिजिकल सर्वर मीन्स मेरा मेन फ्रेम है, बहुत कैपेसिटी वाला कंप्यूटर है। फिजिकल सर्वर इज डिवाइडेड, ईच लॉजिकल सर्वर कैन रन एन ऑपरेटिंग सिस्टम।
हर एक सर्वर पर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा और एप्लीकेशन इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी एप्लीकेशन उन पर चलेगी। अब एग्जांपल दे रखी है कि हम पार्टीशन ऑफ हार्ड ड्राइव इज कंसीडर वर्चुअलाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया ना, एप्पल एक बहुत बड़ी हार्ड ड्राइव ले लेते हैं, उसको अलग अलग पार्ट्स में 2 GB में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही फोन सील करेंगे 2 GB उस यूजर को दे दिया जाएगा। Because one drive is partitioned in way to create two separate hard drive। आप एक ड्राइव को 2 ड्राइव में भी क्या कर सकते हो, सेपरेटली जो है सेपरेट कर सकते हो, 2 लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड उसको कर सकते हो। बस यहाँ तक यूज कर लो, बहुत है, ऊपर भी इतना बता दिए बस। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन एप्लीकेशन अभी मैं बताती हूँ। पहले ना मैं आपको बता दूं कि टाइप्स कौन कौन सी होती है वर्चुअलाइजेशन की। मैंने 3 स्क्रीन टाइप्स ऊपर कर बताई। दो, हाँ जी बोलो बेटा। एक बार स्क्रीन ऊपर कर दो। स्क्रीन ऊपर, ये वाला, ये वाला। नोटिंग वाला जो पार्ट था, यस मैम। हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन इतना करवा दिया। यस मैम, एप्लीकेशन थोड़ा सा पेज देखो, ओके मैम। ठीक है। मैंने आपको जो अंडरलाइन कराया है उतना पढ़ना। एप्लीकेशन नहीं करवाने लगी हूँ मैं, पहले कॉन्सेप्ट समझाने लगी हूँ। मैंने 3 तरह का वर्चुअलाइजेशन अभी बताया, हार्डवेयर, नेटवर्क और स्टोरेज, ये तीनों हैं। अच्छा, आपको आएगा कैसे? एक्सप्लेन नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन 3 मार्क्स, जस्ट एक्सप्लेन स्टोरेज नेट वर्चुअलाइजेशन। तीनों एक साथ नहीं पूछेगा आपको, कोई एक पूछ लेता और बहुत बार पूछता है, तो ध्यान से समझना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आता है। अच्छा, मैं एक और बात बताना चाहती थी। अभी हमने जो चैप्टर्स किए हैं, जैसे मैं आपको एक चीज दिखाऊं, जो लास्ट टाइम हमारा पेपर आया था नवंबर 20 का, किसी ने देखा था नवंबर 20 का पेपर? तो मैंने थोड़ा बहुत देखा था। हाँ, मैं आपको ना दिखाऊं, मतलब एक आइडिया हो जाता है ना कि जो आप कर रहे हो क्या वैसा कुछ आता है कि नहीं। दिखाती हूँ आपको, ये देखो, दिख रहा है पेपर, दिख रहा है ना? अरे स्टूडेंट, हाँ ना बोला करो यार। यस मैम। देखो, इसमें जो मैंने अभी तक करवा दिया, जो चैप्टर्स में करवा दिया है, इसमें ये देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक, ये वाला सेकंड का बी पार्ट। समझ आ रहा है? क्या कर पाओगे? जो करवा दिया मैं उसी का बता रही हूँ। सेकंड का बी पार्ट है, थर्ड का ए पार्ट है। बताओ, 4 मार्क्स का ये है, 6 मार्क्स का ये है। करवाए हैं आपको 4 रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी या बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी। 6 मार्क्स का पूछा है उसने ईआरपी का बेनिफिट, बताओ। अब ग्रिड कंप्यूटिंग कराऊंगी, उसका कॉन्सेप्ट देखो यहाँ आया है उसका। और ईआरएम के 6 कंपोनेंट्स, ये भी 6 मार्क्स का। बताओ, जो हमने वो फर्स्ट सेकंड चैप्टर में किया है उसी में से कितना आ गया? 6 6 12 12 और 4 16 मार्क्स का, तो उसी में से पूछ लिया उसने। अच्छा, नेम ऑफ एनी 4 एक्टिविटी एग्जीक्यूटेड, इसका देखो फिफ्थ का बी पार्ट का सेकंड, नेम एनी 4 एक्टिविटी एग्जीक्यूटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। करवाई है मैंने तो, कितने सारे करवाए हैं आपको। हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, यूजर इंटरफेस, नेटवर्क कैपेबिलिटीज, याद है कुछ? 2 Yes. मार्क्स का ये है। यस मैम। तो बस, मतलब देखो कितना इजी पेपर है, बहुत इजी पेपर है ये तो। अभी अभी करेंगे हम। देखो, अगर मैं कहूँ ना कि अभी आपकी जो आने वाली 3 क्लासेस हैं उतना भी ले लोगे, ये सारा पेपर आप ये EIS का बिल्कुल अच्छी तरह करें, वो तो हमारी आने वाली 3 क्लासेस में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी ने इतनी क्लासेस भी बहुत अच्छी तरह ले रखी हो तो बहुत इजीली आप अपने पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। बच्चे कहते हैं कि इस पेपर ही बहुत टफ आता है। हाँ, ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, टेक्निकल टर्म्स है वो थोड़ी डिफिकल्टी जरूर होती है, पर साथ साथ में करोगे तब भी समझ में आएगा। अब वर्चुअलाइजेशन है, बाद में खुद करने बैठोगे तो, अब मैंने करवा दिया, एक बार घर पर इसकी रीडिंग जरूर करनी, याद करो ना करो, 1-2 बार रीडिंग जरूर किया करो इसको। चलिए, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। अच्छा, इसमें जब भी हार्डवेयर और वर्चुअलाइजेशन है ना, इसमें ये याद रखना कि हम अपनी फिजिकल डिवाइस को लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं।
मीन्स मेरा कंप्यूटर है, मेरा एक कंप्यूटर है, फिजिकल रिसोर्स है, मैंने उसको एक से ज्यादा पार्ट्स में, लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू डिवाइड करूंगी उसको क्या बोलूंगी? हाइपरवाइजर। अब हाइपरवाइजर जो मशीन मेरे कंप्यूटर के अंदर अंदर बनाएगा उसको क्या बोलूंगी? वीएम। वीएम मतलब उसके अंदर बना देगा एक वर्चुअल मशीन। ये जो मैम कुछ कौन कीवर्ड्स कौन है, बनाएगा, क्या लिखा है? हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं क्या करूंगी? अपने फिजिकल डिवाइस को लॉजिकल पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर जैसे ही रन होगा वो कहेगा कि आपने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं कहूंगी कि मेरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मेरे सिस्टम में कितनी मशीन, मीन्स ऐसे छोटे छोटे डेस्कटॉप पर आइकन दिखते हैं ऐसे, इनको हम वर्चुअल मशीन्स बोलते हैं। ऐसे वीएम लिखा होता है उनके सामने। फिर जब इनको खोलोगे ना, इनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो कितना याद रखना है हार्डवेयर में? फिजिकल डिवाइस को लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और किसके थ्रू करते हैं? सॉफ्टवेयर, जिसको हम हाइपरवाइजर बोलते हैं। हाइपरवाइजर क्या करता है? हमारे सिस्टम में एक से ज्यादा वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करता है। ये तो हो गया आपका सिंपल, कि अगर कुछ भी ना याद रहे तो इतना तो याद रख लेना। अब मैं आपको बताती हूँ आपके इसमें क्या लिखा हुआ है। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन और प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन। अब भूलना नहीं, अगर उसने हार्डवेयर ना पूछ के प्लेटफॉर्म पूछ लिया ना तो ये मत कहना कि मैम ने नहीं कराया। इसको प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन भी कहते हैं। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म है ना, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ ए वर्चुअल मशीन। क्या करना है देखो, रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ व्हाट? वर्चुअल मशीन। मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगी दैट एक्ट लाइक ए रियल कंप्यूटर। जब ये वर्चुअल मशीन चलेगी ना, रियल कंप्यूटर की तरह काम करेगी विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। जैसे इस मशीन को खोला तो लिनक्स चलेगा, तो रियल कंप्यूटर में जैसे लिनक्स एक अलग मशीन में चलता, वैसे ही चल के दिखाएगा वो। सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटेड ऑन दिस वर्चुअल मशीन इज सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग हार्डवेयर रिसोर्सेज। मींस इनमें जो भी हार्डवेयर हमारा होगा, उन पर वर्चुअल मशीन पर अलग अलग सॉफ्टवेयर मेरे चलेंगे। दिस एनेबल द यूजर, ये यूजर को क्या एनेबल कर देगा कि वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकता है ऑन द सेम मशीन साइमल्टेनियसली। ठीक है, मेन फ्रेम था, एग्जांपल याद रख लेना। ये यूजर क्या चला रहा है? विंडो। ये यूजर क्या चला रहा है? लिनक्स। और ये वाला यूजर क्या चला रहा है? यूनिक्स। इसी इसी चीज को उसने लिखा हुआ है जो मैंने आपको ये समझाया। ठीक है, For example, a computer that is running Microsoft Windows may host a virtual machine. Microsoft Windows है, कहता है उसके अंदर हम एक वर्चुअल मशीन बना सकते हैं that look like a computer, जो कंप्यूटर की तरह दिखाई देगी, मीन्स उसके ऊपर ऐसा एक आइकन दिखाई देगा। With Linux operating system, उसमें क्या इंस्टॉल होगा? Linux operating system based software that can be run on virtual machine, और वो Linux इस वर्चुअल मशीन पर चलेगा। The basic idea of hardware virtualization is to consolidate many small physical server into one larger physical server। मैंने क्या बोला था कि अगर मुझे डेटाबेस सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर अलग अलग रखने, एक के अंदर नहीं रखने, अलग अलग सर्वर बनाने, बट मेरे पास एक मेन फ्रेम है बहुत ही बड़ी कैपेसिटी का, मैं उसमें 2 अलग अलग सर्वर्स इंस्टॉल कर सकती हूँ। एक तो ये मेरा बेसिक आप कह लो आइडिया होता है वर्चुअलाइजेशन का, कि मुझे स्मॉल स्मॉल सर्वर एक ही सिस्टम के अंदर रखने हैं, so that the processor can be used more effectively। मेरे प्रोसेसर की मैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकूं। The software that creates a virtual machine on the host hardware, जो इस मेन हार्डवेयर के ऊपर वर्चुअल मशीन बनाता है जो सॉफ्टवेयर, उसको क्या बोलते हैं? हाइपरवाइजर, मैंने बताया। और उसका और भी नाम है वर्चुअल मशीन मैनेजर, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो हाइपरवाइजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो वर्चुअल मशीन्स बनाता है। हाइपरवाइजर कंट्रोल द प्रोसेसर, हाइपरवाइजर सबको कंट्रोल करेगा, प्रोसेसर को भी, मेमोरी मींस रैम को भी, और अदर कंपोनेंट्स मींस हार्ड डिस्क वगैरह को भी, बाय अलाउइंग सेवरल डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन ऑन द सेम मशीन। वो क्या करेगा? सेम मशीन पर सेपरेट सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम रन कराएगा विदाउट द नीड ऑफ ए सोर्स कोड। सोर्स में क्या क्या
मीन्स अल्टीमेटली वो पूरा सिस्टम में कितना हार्ड मेमोरी है, क्या है, सबको अलग अलग डिवाइड कर देगा और उसके अकॉर्डिंग वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करके दिखाएगा। आप ये लाइन हमेशा भूल जाओगे, आपने यहाँ तक याद करना है, यहाँ तक बस, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में बस आपने एक तो बेसिक आइडिया बता देना क्यों करते हैं, सेकंड बता देना कि सॉफ्टवेयर से करते हैं, फिर होता क्या है वो बता देना। एग्जांपल दे सकते हो, जो मैंने दी है वो एग्जांपल दे दो, ठीक है, आपकी मर्जी। नेक्स्ट, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। हाँ बोलो अनमोल। कल करें, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जितना मैंने करवाया है प्लीज आप उसकी एक बार रीडिंग जरूर करना, कोई डाउट होगा तो वेडनेसडे को लेंगे, ठीक है। मैंने बोला था ना थोड़ी टेक्निकल टर्म्स होंगी, तो एक बार प्रैक्टिस, उसको मैं रिवीजन में भी लूंगी और इसको मैं ओपन में डाल दूंगी इस वाले लेक्चर में, ताकि आप बार बार सुन सको। चलो बाय बच्चे।